अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ महवी शबीब। आई होप सो कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। और कहते हैं कि अगर दिन का आगाज़ अच्छा हो जाए, सुबह का आगाज़ अच्छा हो जाए, तो पूरा दिन जो है वो खुशगवार गुजरता है। और इसी के साथ साथ अगर खुशगवार के हवाले से बात करें, एरिया के हवाले से बात करें, सोसाइटी के हवाले से बात करें, तो हम एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फैला सकता है। हम देखते हैं कि अगर सोसाइटी में अदम बर्दाश्त है, अदम तवज्जो है, लोग रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम किरदार हम खुद अदा करते हैं। अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, हम सोसाइटी में इन तमाम सोशल इवल्स को चेंज करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम इसमें कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। एक एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। और कहा ये जाता है कि अगर आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करोगे तो आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली आसानियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी। बस ज़िंदगी में अपने आप से ये अहद करना है कि किसी भी सोशल इवल का खुद हिस्सा नहीं बनना, और ऐसी जो सोशल इवल्स हैं जो हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रही हैं उन्हें ख़त्म करना है। बस ऐसे छोटे छोटे से स्टेप्स लेकर हम हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकते हैं। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो हर गुजरते दिन के साथ फैसलाबाद का वेदर शदीद गर्म दिखाई दे रहा है। टेम्परेचर जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 45 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों में कहीं पर भी बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन गर्मी की जो शिद्दत है इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। हीट वेव या हीट स्ट्रोक का भी ख़दशा हो सकता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को होती है, बच्चों को होती है। और इसमें थोड़ी सी एहतियाती तदाबीरें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो कर सकते हैं। वो कोई भी मौसम हो उसकी शिद्दत से हम बच सकते हैं। यही कि घर से बग़ैर ज़रूरी तौर पर ना निकला जाए। कोशिशें की जाए कि जितने भी ज़रूरी काम हैं, मामलात हैं, वो सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में निपटा लीजिए जाए। और घर से निकलते हुए वाटर बोतल का इस्तेमाल या साथ में लाजमी रखें। इसी के साथ साथ सन ग्लासेस, छतरी और टोपी जो है वो अपने साथ लाजमी रखें। ऐसे छोटे से स्टेप हैं जो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। बेहतरी के हवाले से भी बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं सालगिरह के हवाले से। आज सिटी 41 के बहुत ही स्पेशल फैमिली मेम्बर इरफान मलिक की सालगिरह है। सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप। इरफान मलिक को पूरी सिटी 41 की फैमिली की जानिब से बर्थडे की ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी इसी तरह से खुशियों से महकती रहे और आप हर आने वाला सालगिरह का दिन इसी तरह खुशियों से मनाते रहें। और अब बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से, फैसलाबाद की आवाम के हवाले से। फैसलाबाद का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि आवाम चाह रही है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। रवां जो बजट था 2024 से 2025 में, इसमें कौन कौन से तरक्याती प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो गए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि ड्यू टू फंड्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से कंप्लीट नहीं हुए। 2025 से 2026 का जो बजट होगा फैसलाबाद के लिए कौन कौन से तरक्याती मंसूबाजात लेकर आता है, इन सब टॉपिक्स पे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन टॉपिक्स पे गुफ्तगू करने से पहले हमारे आज के मेहमान हैं, उनका तारुफ करवा दें। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर इमरान असलम ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच इमरान असलम फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इमरान असलम के साथ ही हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर अवैस अली ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अवैस? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अवैस फॉर ज्वाइनिंग अस इन दी प्रोग्राम। इमरान असलम, सबसे पहले मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। फैसलाबाद के हवाले से बात करें, 2024 से 2025 का जो बजट रहा है इसमें बहुत ज़्यादा तरक्याती प्रोजेक्ट्स थे फैसलाबाद के लिए, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी की वजह से रुक गए, कुछ दीगर मसाइल थे। तो अब आवाम की तमाम तर तवज्जो जो है वो 2025 से 2026 के बजट में है। तो इस बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? कौन कौन से तरक्याती प्रोजेक्ट जो हैं वो फैसलाबाद के हिस्से में आ सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। साल 2024 और 25 का जो माली साल तैयार किया गया था, जिसमें फैसलाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बड़े जो रोड सेक्टर प्लान थे, पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग प्लान्स थे, फ्लाईओवर थे, हमने अब्दुल्लापुर देखा, सेफ सिटी मनसूबा था, ये शामिल किए गए थे। इसके साथ साथ BHU और RSC की रिवैम्पिंग थी, स्कूल
स्कूल कॉलेजेस थे, अभी 2025 और 26 की एडीपी जो है वो तैयार होने जा रही है, जिस पर मुतल्लिका जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपनी अपनी सिफारिश करदा स्कीमें डीसी ऑफिस को इरसाल कर रहे हैं और शॉर्ट लिस्टेड जो स्कीमें हैं वो एंटरटेन की जाएंगी। अब जो जून के पहले हफ्ते में होप्स हो कि बजट पेश हो, एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के हवाले से अर्बन पे की जो रकम है उसको खर्च करने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ आवाम भी जो है आवाम दोस्त बजट पॉलिसी का मुतालबा कर रहे हैं, जिसमें सरकारी मुलाजमीन भी जो है तनख्वाह में इजाफे का और पेंशन और ग्रेजुएटी अलाउंस के हवाले से मुतालबात सामने आए हैं। फैसलाबाद में जो बड़ी ज़रूरत है जो साल 2025 और 26 की एडीपी में है, जिसमें आईटी यूनिवर्सिटी है, इसके साथ साथ फैसलाबाद में बीएचयू और आरएससी रिवैम्पिंग है, हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे 50 के करीब जो कॉलेजेस की बिल्डिंग डेंजरस हैं और 60 से ज़्यादा ऐसे स्कूल्स हैं जिनके जनाब रूफ कोलैप्स हैं और वहाँ पर रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। इसके साथ साथ रोड सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स, वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं और शेड्स हैं और दीगर ऐसे तामीराती काम हैं जो सुसरफी का शिकार हैं। इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्स है जो बड़ी एक स्कीम है, उस पर भी काम होना बाकी है। और फैसलाबाद में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट स्कीम को लेकर हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो एंटरटेन कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि फैसलाबाद में जो बड़े डेवलपमेंट सेक्टर हैं उनकी स्कीमें पेश करें, ताकि ये अवामी फलाई मनसूबे की स्कीमें हैं, फ्लाई ओवर की ज़रूरत है, अंडर पासिस की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ऐसे जो पुल जो खस्ता हाल है जिनके जॉइंट्स उखड़ चुके हैं उनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की जो बहाली का मनसूबा है वो भी वक्त की अहम ज़रूरत है। ये तमाम तर जो स्कीमें हैं माली साल 2025 और 26 की एडीपी में शामिल करने की सिफारिशें दी गई हैं। अभी तक लगभग 50 अरब के करीब 110 स्कीमें ऐसी हैं जिन पर वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है और फैसलाबाद को 50 अरब दिया जाएगा। जैसा की स्कीमें हैं और जिससे 5 अरब का जो साफ़ पानी मनसूबा प्रोग्राम है वो है शजरकारी प्लांटेशन के हवाले से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं। इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट की गलियों चौक चौराहों की बहाली, ब्यूटिफिकेशन, इसके साथ साथ दीगर जितनी भी डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़ी स्कीमें हैं वो लॉन्च की जाएंगी और इन तमाम स्कीमों की मॉनिटरिंग और टेस्टिंग के हवाले से पीएनडी को ड्राफ्ट भी भिजवाए जा रहे हैं। मसला ये है कि अरबों रुपये की रकम तो खर्च कर दी जाती है, एलोकेट कर दी जाती है, तो कौन इनका चेक एंड बैलेंस करे? मतलब का जो डिपार्टमेंट्स हैं, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, मतलब का साइट्स पे जाएं, चेक करें वहाँ पे जो क्वालिटी है वो सब स्टैंडर्ड तो नहीं है, अगर है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फैसलाबाद में साल 2024 से 25 की 20 ऐसी स्कीमें हैं जो इल्तवा का शिकार रही हैं, जिसमें हर सेक्टर के साथ स्मार्ट पुलिस स्टेशन ले लें, आरपीओ सीपीओ ऑफिस के तामीराती काम ले लें, वो भी इल्तवा का शिकार हैं। जीओआर जो सरकारी रहायशगाहों का मनसूबा है जो ग्रेड 1 से ग्रेड 20 तक का, वो भी इल्तवा का शिकार है। इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्स वो भी इल्तवा का शिकार है। फॉरेस्ट और दीगर जो डेवलपमेंट सेक्टर से स्कीमें जुड़ी हैं वो भी इल्तवा का शिकार है। बड़ा जो इस दफ़ा एडीपी में आने जा रहा है वो इलेक्ट्रिक बसें, अर्बन बस ट्रांसपोर्ट का मनसूबा है, जो मैं समझता हूँ हकीकी मानों में जो शहरी देखते हैं। स्टूडेंट कार्ड जो है बिल्कुल फ्री होगा, 20 रुपये में आम शहरी सफ़र कर सकेंगे, कहीं भी उतरें। ये उसका एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव होगा गवर्नमेंट पंजाब का, अगर इस एडीपी में इलेक्ट्रिक बसें 80 के करीब फैसलाबाद की सड़कों पर उतार दें। ये वो बड़ा एक तोहफा होगा फैसलाबाद के लिए, अगर ये सारी चीज़ें फैसलाबाद को हकीकी मानों में दे दी जाएं। लास्ट एडीपी में डिप्राइव रखा गया, कोई ऐसी अवामी मनसूबा नहीं लॉन्च किया गया, और अभी अगर ये मनसूबा लॉन्च कर दिया जाता है, आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं दूर दराज से आते हैं, बाईपास से जुड़े हुए जितने भी शहरी हैं वहाँ पर अपनी व्हीकल्स को स्टैंड करके अर्बन बस का सहारा ले सकते हैं। और ऐसे में माहौल दोस्त जो बसें अगर चलना शुरू हो गई तो बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। मैं समझता हूँ कि एडीपी 2025 और 26 में फैसलाबाद के लिए बड़ा कुछ आने जा रहा है। तफरीही मकामात में सफारी पार्क भी है, वो भी शामिल किया जा रहा है, और ये तमाम तर स्कीमें पार्लियामेंटेरियंस की जानब से तो एक पूरा पलंदा लिस्टें भेजी जाती हैं, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड ऐसी स्कीमें जो हकीकी मानों में वक्त की ज़रूरत है, कोई पोलिटिसाइज ना किया जाए। जिस तरह के लास्ट गवर्नमेंट की स्कीमों को रोक दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ पोलिटिकल स्टंट। आप इसको अवामी मनसूबे जो है सियासत की नज़र नहीं होनी चाहिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उन मनसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए। ये वो मनसूबे हैं जो शहरी की ज़रूरत है और शहरी इस पर आवाज़ उठाना बिल्कुल। इसी तरह से इमरान असलम, फैसलाबाद के शहरियों के बहुत ही बुनियादी ज़रूरियात हैं जो कि पूरी होनी चाहिए, और इस बजट पे तमाम तर तवक्कुआत भी हैं, एक्सपेक्टेशंस भी हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का फैसलाबाद का एक दरीना मसला है। और आई होप सो कि 2025 से 2026 का जो बजट है ये फैसलाबाद के लिए इस तरह से अच्छा साबित हो कि यहाँ पर एक बेहतर ट्रांसपोर्टेशन देखने में आए, क्योंकि इससे पहले हम देख सकते हैं कि फैसलाबाद के अगर पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, ये भी
भी एक अहम मसला है, इस पर भी अमल दरामद होना चाहिए। फैसलाबाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी बेहतरी और इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए काम होना चाहिए। जो आइंदा आने वाला माली बजट है, खैर इसमें अगर लिस्टें रेडी कर दी गई हैं, लेकिन अब तरजीहात पे डिपेंड कर रहा है कि वक्त की तरजीहात क्या है, ज़रूरत क्या है, उसके बाद जो है फैसलाबाद को ये मनसूबाजात मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि किसी ना किसी वजह से डिले हो गए थे, कभी फंड्स की अनअवेलेबिलिटी थी, कभी कोई इशू था, तो आई होप सो कि इस साल जो आइंदा आने वाला माली साल है इसमें हम वो भी कंप्लीट होते हुए देखेंगे। यहाँ पर अवैस मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि रेलवे के हवाले से अगर बात करें तो रेलवे के इश्यूज़ क्या हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो आइंदा आने वाला बजट है ये रेलवे को किस तरह से बेहतर ट्रैक पे लेकर जा सकता है? महविश, फैसलाबाद जो है वो पंजाब का दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है, मगर हम देखते हैं कि पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, अदम तवज्जो का शिकार है। बहुत से ऐसे दरीना मसाइल हैं जो सालों साल से पड़े हुए हैं जिनको हल नहीं किया जा रहा। आप देखें कि रेलवे स्टेशन के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो भी कोई खातिर ख्वाह मौजूद नहीं है। जो स्टेशन पर CCTV कैमराज लगे हुए थे उनमें से बेशतर जो हैं अब वो बंद हो चुके हैं, और इसके साथ जो सिकंदर मशीन थी स्टेशन पर जो कि आज से 4 साल कबल ख़राब हो गई थी, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि 4 साल का अरसा गुजर चुका है और स्कैनर मशीन को फ़ाल नहीं बनाया जा सका। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों मुसाफिर अपनी फैमिलीज़ के हमरा स्टेशन का रुख करते हैं, तो सिक्योरिटी के भी स्टेशन पर नाकस इंतज़ामात हैं। अब गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, ट्रेनें अक्सर औकात जो है वो 2-2, 3-3 घंटे तख़ीर का शिकार होती हैं, तो स्टेशन पर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ ट्रेनों का वेट करते हैं। जो वेटिंग रूम बनाया गया है उसमें जो है वो बैठने के लिए जगह मौजूद नहीं है, रश ज़्यादा होता है, लेकिन वेटिंग रूम जो फैमिलीज़ वेटिंग रूम है वो तो महज एक कमरे पर मुश्तमिल है। बिल्कुल। तो जिसकी वजह से लोग जो है वो प्लेटफार्म पर बैठकर शदीद गर्मी में ट्रेनों का इंतज़ार करने पर मजबूर हैं। पानी का आप देख लें, स्टेशन पर एक ही जो है वो फलाही इदारे की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था, वो भी महकमा रेलवे की गफलत की वजह से अक्सर औकात ख़राब रहता है। जो वाटर कूलर वहाँ पर मौजूद हैं ना तो उनको फाल बनाया जा रहा है और ना ही उनकी जगह नए जो है वो वाटर कूलर नस्ब किए जा रहे हैं। लोग महंगे दामों पानी ख़रीद कर स्टेशन पर जो है वो पीने पर मजबूर हैं। तो इस तरह के जो मसाइल हैं, बिलखसूस शदीद गर्मी में पानी फ़राहम ना किया जाना स्टेशन पर, यह महकमा की बहुत बड़ी गफलत है। दूसरे तो मसाइल जैसा कि स्कैनर मशीन है और टिकट काउंटर्स की कमी है इस वक्त जो है वो रेजोल्यूशन दफातर पर स्टेशन के, तो उसकी वजह से लोग शदीद गर्मी में लाइनों में लग के घंटों इंतज़ार करते हैं और फिर जो है वो उनको टिकट मिलता है। और स्टाफ का जो शॉर्टेज है उसकी वजह से तमाम इंतज़ामी अमूर जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। तो महकमा रेलवे को इसमें ये सोचना होगा या तो मुकम्मल अदारे की प्राइवेटाइजेशन कर देनी चाहिए। अगर प्राइवेटाइजेशन में अभी वक्त दरकार है या महकमा रेलवे इसमें डबल माइंड है तो करना ये चाहिए कि जो मुसाफिर हैं उनकी सहूलत के हवाले से ये जो छोटे छोटे स्टेशन के मसाइल हैं इनको हल करना चाहिए ताकि लोगों को सहूलत मिल सके, क्योंकि रेलवे जो है वो सफ़र का एक सस्ता ज़रिया है। हम देखते हैं कि अब भी दीगर ट्रांसपोर्ट की निस्बत जो है वो लोग दूर दराज के सफ़र के लिए रेलवे सफ़र को ही तरजीह देते हैं, और जब मुल्क में हंगामी सूरत हाल होती है तब हम देखते हैं कि सारा बर्डन ही रेलवे पर शिफ्ट हो जाता है। और इसके अलावा अब जो है वो ईद उल अज़हा आ रही है, तो अब जो है वो ट्रेनों की बुकिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये बात समझने के जो है वो समझ से बाहर है कि महकमा रेलवे कहता है कि जो ट्रेन है वो खसारे का शिकार हो रही है, मगर उसके मतबादल हम देखते हैं कि आपने अगर कराची जाना है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद जाना है, तो आपको जो है वो अक्सर औकात शालीमार, पाकिस्तान एक्सप्रेस और दीगर जो ट्रेनें उनमें बुकिंग फुल मिलती है। तो ये इस बात का सबूत है कि महकमा रेलवे जो है उसकी आवाम जो है वो उसकी तरफ सफ़र करना चाहती है। महकमा रेलवे खसारे का शिकार नहीं हो रहा, बल्कि ये नाकस इंतजामी अमूर है जिसकी वजह से रेलवे खसारे में जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से वैसा आवाम ये चाहती है कि उन्हें आसान और सस्ती सफरी सहूलत मिले, और रेलवे एक पुराना और एक जदीद इसका अप टू डेट सिस्टम होना चाहिए ताकि आवाम जो है जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचे उन्हें प्रॉपर टिकट काउंटर मिले, वाटर जो है वहाँ पर सप्लाई वो बेहतर होनी चाहिए, बैठने के इंतजाम बेहतर होने चाहिए। रेलवे के हवाले से मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। फैसलाबाद के अवाम के इश्यूज़ के हवाले से बात करें, फैसलाबाद की अवाम के चैलेंजेस के हवाले से बात करें, तो फैसलाबाद में बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका आगाज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर पीने के साफ़ पानी के लिए भी वसाइल होने चाहिए, यहाँ पर हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ भी अच्छी होनी चाहिए। कैंसर हॉस्पिटल भी फैसलाबाद की अवाम की एक बुनियादी ज़रूरत में से एक ज़रूरत है। ऐसे बेशुमार मनसूबाजात हैं जो कि फैसलाबाद की अवाम चाहती है कि आइंदा 2025 से 2026 के जो माली बजट में इन्हें
मिले। अब ये देखना है कि हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, हुकूमत किस तरह से फैसलाबाद की आवाम के मुतालबात पूरे करती है। इस पर इमरान असलम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमने फैसलाबाद की ज़रूरियात के हवाले से बात की है, लेकिन इसके साथ साथ फैसलाबाद की आवाम के मुतालबात के हवाले से बताएं कि फैसलाबाद की आवाम का क्या मुतालबा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बजट में एक तरफ तो आपने एक अरबों रुपए की खतीर रकम डेवलपमेंट सेक्टर के लिए रखी गई है, ऑन अदर हैंड लोग चाह रहे हैं, एक मजदूर तबका चाह रहा है कि जो कम से कम उजरत है 37,000 आज के दौर में कुछ भी नहीं है, जो हुकूमत पंजाब ने मुख्तस की गई थी उसको बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ बजट जो है वो टैक्स फ्री पेश किया जाए, आवाम दोस्त बजट पेश किया जाए, कोई ऐसा नया टैक्स ना लागू किया जाए जिस पर आवाम पर बोझ मजीद बढ़े, क्योंकि बिजली, गैस और दीगर जितनी भी आइटम्स पर आवाम इतना टैक्स दे रही है कि उनके जो रेवेन्यू कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। अब इसको मैनेज करने के हवाले से बिजनेस जो स्ट्रेटजी प्लान है, अगर हुकूमत पंजाब ऐसा पेश करे, कुछ सब्सिडी लॉन्च कर दे और बजट में ऐसी चीज़ें आवाम के लिए पेश कर दे कि कम से कम आवाम को टैक्स फ्री बजट, आवाम दोस्त बजट पेश किया जाए। अब बात करें तो जैसा मजदूर तबका है वो चाह रहा है कि उजरत बढ़ाई जाए, अगर नहीं दे रहे, अब फैसलाबाद में ऐसे इंडस्ट्री यूनिट्स भी हैं जो उजरत नहीं दे रहे, उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, और ऐसे में लेबर डिपार्टमेंट बड़ा सवालिया निशान है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो वायलेंस सेंटर है खवातीन के, उसके क़याम की स्कीम है, और ड्रग रिहेबिलिटेशन की स्कीम है कि लोग जो मनशियात के आदी अफराद हैं उनकी स्कीम। और ऐसे में फैसलाबाद में FIC इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एक अहम हॉस्पिटल है, ऐसे में इन पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करने चाहिए। इसकी जो इस्तेदाकार है वो बढ़ानी चाहिए। नो डाउट अच्छा काम हो रहा है, हॉस्पिटल्स की तमाम तो सहूलियात को जांचना ज़रूरी है, और आम आदमी के जो मसाइल हैं, एजुकेशन सेक्टर है, उसकी तरफ बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और टैक्स फ्री बजट में देख सकते हैं कि आप लोगों ने कॉस्मेटिक से लेके हर चीज़ में, मोबाइल और जितनी भी आइटम्स हैं उन पर आपने टैक्स लागू करना ही करना है, लेकिन ऐसा कोई टैक्स फ्री बजट पेश किया जाए जिसका बोझ आम आदमी पर ना पड़े, और जो मिडिल तबका है, आम मजदूर तबका है, उस पर ना पड़े। और बजट में ऐसी सब्सिडी लॉन्च करनी चाहिए कि कोई नए टैक्स जो है ना लगाए जाएं, और आम आदमी की रिलीफ के हवाले से ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च करने चाहिए, जैसा कि मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, और हुकूमत पंजाब मुख्तलिफ नौइयत के ग्रांट जो पैकेजेस अनाउंस करती है। पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के तहत आप लोगों ने किसान कार्ड है, फिनांस कारोबार है, इसके साथ साथ दीगर जितने भी आपने मंसूबे लॉन्च किए हैं इनको मज़ीद एक्सपेंड करना चाहिए और इनकी तादाद को बढ़ा देना चाहिए। पाकिस्तान में मिनोरिटी भी बसते हैं, मिनोरिटी कार्ड्स की तादाद को बढ़ा देना चाहिए, ताकि आम आदमी को जो आने वाला बजट है, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, खा वो मुलाजिम तबका हो, मजदूर तबका हो, हर जो मकतबा फ़िक्र के लोगों ने इस पर उम्मीदें वाबस्ता कर ली हुई हैं कि ये जो बजट है आम दोस्त बजट पेश होना चाहिए। तो आप लोग डेवलपमेंट सेक्टर के साथ साथ जो आम शहरियों को बजट देने के हवाले से अगर रिलीफ पहुंचा दें तो आई थिंक ये बड़ा इनिशिएटिव होगा हुकूमत पंजाब का, और बड़ा हुकूमत पंजाब को सराहा भी जाएगा, क्योंकि आम आदमी की इस वक्त एक ही आवाज़ है कि हर चीज़ पर महंगाई है, और बिजली के बिल हों, गैस हो या दीगर आइटम्स हों, मसनूई महंगाई की रोकथाम, इसके साथ साथ कोई ऐसी सब्सिडी लॉन्च कर देनी चाहिए आटा, चीनी और घी पर, ताकि जो लोग हैं इस बजट के साथ साथ इन चीज़ों से भी इस्तिफादा हासिल कर सकें, क्योंकि हुकूमत पंजाब अभी तकरीबन 750 अरब के करीब ऐसा बजट है वो डेवलपमेंट सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर पर, सेहत सेक्टर पर लेके आ रही है। ऐसे में आई थिंक के अरबों रुपए का बजट मज़ीद खर्च करने के हवाले से भी ऐसा सब्सिडी लॉन्च प्लान किया जाएगा कि फैसलाबाद समेत पंजाब भर में जितने भी मजदूर तबका है उनके जो अहल खाना है, उनकी अगर वो मर जाते हैं तो उनकी कफालत के हवाले से मैरिज और डेथ जो ग्रांट हैं उनकी तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। और जितने भी अदारे हैं वहाँ पर जो मुलाजमीन हैं, सबसे पहले तो ये कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं अरसा दराज से भर्तियाँ नहीं हो रही, ये भर्तियों पे पाबंदी हटाई जाए ताकि वो अपने रोज़गार के मौके तलाश कर सकें। तो इस तरफ भी जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि पाकिस्तान और स्पेशली पंजाब में विदाउट एनी मतलब जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन के बगैर आप लोग ऐसा बजट और ऐसी जो पॉलिसी नाफज कर दें कि पंजाब की आवाम जो है आप लोगों को सराहे। एक तरफ तो आप ठीक है डेवलपमेंट सेक्टर पे लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप हकीकी मानों में कुछ ऐसे मंसूबे लॉन्च कर दें जिसका बराह रास्त आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो शहरी पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी तक लास्ट ईयर की जो गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन थी 37,000 की, वो नहीं मिल रही। अभी भी सिक्योरिटी गार्ड और दीगर तबकों को 18,000 25,000 मिल रहा है। तो कम से कम इनको बढ़ाना चाहिए, इस पर इम्प्लीमेंटेशन करने की वक्त की अहम ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि बजट जो आने वाला है उस पर हर
जो लोग हैं उन्होंने उम्मीदें व्यवस्था कर ली हैं कि एक तो टैक्स फ्री बजट हो, दूसरा कुछ सब्सिडी मंसूबे लॉन्च किए जाएं आवाम की फलाह बहबूद के हवाले से। और ऐसे में जैसा कि जी रानी प्रोग्राम है, इस तरह की ऐसी लॉन्च प्रोजेक्ट करने चाहिए कि जिसका आम आदमी पर बोझ कम पड़े। हुकूमत जो है सब्सिडी लॉन्च करते हुए उनको बराह रास्त रिलीफ दे, वो डेवलपमेंट सेक्टर हो और फ्लाई बहबूद सेक्टर हो, इन तमाम सेक्टर को यूटिलाइज करने के लिए, इनकरेज करने के लिए हुकूमत पंजाब को ऐसी पॉलिसी मुरतब करना होगी जिससे आम आदमी इस्तिफादा हासिल कर सके। अब देखते हैं फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पर पॉवर्टी रेशो भी ज़्यादा है और एजुकेशन सेक्टर का फुकदान है और फ्री तलीम के आप देखें स्कूल तो आउटसोर्स कर रहे हैं आप लोग, इसके अकॉर्डिंगली आप इसके अपोजिट साइड पे क्या ऐसी चीज़ें ला रहे हैं जिसके लिए जो आम आदमी, जो एक मजदूर का बच्चा है, वो तलीम से रुशनास होने के हवाले से खुद को कैसे प्रिविलेज दे सकता है, इस तरफ भी आना चाहिए। आप हेल्थ कार्ड की जो तादाद है वो बढ़ानी चाहिए, हर कोई महंगे टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। हुकूमत पंजाब को ऐसी अद्वियात समेत खतीर जो रकम है वो पब्लिक सेक्टर और अवामी जो मंसूबे हैं उस पर लॉन्च करनी चाहिए ताकि गरीब आदमी के जो घर का चूल्हा वो चलता रहे और मजदूर की जो उजरत है वो बढ़ानी चाहिए और डेली वेजेस पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ जो मुतलका डायरेक्टोरेट हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे और मसनूई जो महंगाई हो रही है उनके जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे। इन तमाम चीज़ों के जो ज़िला इंतज़ामिया पर आयद होती है ज़िम्मेदारी कि आप हुकूमत पंजाब के जो ऑर्डर्स हैं उन पर अहकामात करवाएँ और जिस आम आदमी को जो रिलीफ है वो पहुंच सके। बिल्कुल इसी तरह से चेक एंड बैलेंस रखना भी मैं समझती हूँ इमरान असलम, ये भी बहुत बुनियादी ज़रूरियात है। हुकूमत की जानिब से प्रोजेक्ट लॉन्च भी कर दिए जाते हैं, उन पर अमल दरामद भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब तक उन पर स्ट्रॉन्ग फॉलोअप या उनका एहतसाब नहीं होता तब तक मैं ये समझती हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती जिस तरह से होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो बहुत ही छोटे छोटे से मुतालबात है जो किसी भी आम शहरी का हक हो सकते हैं। सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट होने चाहिए, हिम्मत कार्ड जिस तरह से है, इसी तरह से तालीम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में जो बच्चे हैं उन्हें अच्छी तालीम देनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूलों में जो रिसोर्स की कमी है, वसाइल की कमी है, वो वसाइल को पूरा करके ताकि फैसलाबाद में जो गुर्बत की शराय से कम किया जाए, आवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जैसे आटा, दाल, रोटी, चीनी, इनकी जो कीमतें हैं वो इस कदर होनी चाहिए कि आम शहरी जो है अफोर्ड कर सके। इसी के साथ साथ अगर लेबर के हवाले से बात करें तो 37,000 जो है वो लेबर की उजरत है पर मंथ, लेकिन इस पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही हैं। इस पे भी यकीनी बनाना चाहिए, इस पे भी चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से रेलवे के जो मामलात हैं उन्हें भी देखना ज़रूरी है कि रेलवे में जो बुनियादी ज़रूरियात का फुकदान है, पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, बैठने के लिए नशिस्तें नहीं हैं, वेटिंग रूम जो हैं वो अप टू डेट नहीं है। इन तमाम तर ज़रूरियात को अवलिन तरजीह बनाना चाहिए आइंदा वाले बजट में। अब ऐसा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमने मिसाल के हवाले से तो बात की है, तो आखिर रेलवे के पास फ़ंड्स की कमी नहीं है? जैसे हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि अगर ट्रेन की बुकिंग के हवाले से बात करें तो ट्रेन की बुकिंग्स जो है वो फुल जारी होती हैं, लेकिन फिर भी रेलवे ये बात करता है कि हम खसारे में हैं। तो आप क्या समझते हैं कि फ़ंड्स का फुकदान है जिसकी वजह से ये क्राइसिस जो है वो मुसाफिरों को देखने पड़ रहे हैं? बिल्कुल महविश, इसमें यह भी कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन को रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से फ़ंड्स फराहम करने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं और जो यहाँ पर मुसाफिरों के बुनियादी मसाइल हैं उनको भी नज़रअंदाज किया जाता है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के जितने भी तमीराती मंसूबे हैं वो सालों साल से हम देख रहे हैं कि वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच रहे हैं, तो जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बिलखुसूस मुसाफिरों के लिए मुश्किलात पैदा होती है। जैसा कि अब देखें कि फैसलाबाद के जो अंदरून में फाटक मौजूद हैं उनकी तमीर के हवाले से और उनकी चढ़ाई बढ़ाने के हवाले से 2 साल कबल फैसलाबाद रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो मनसूबा का आगाज़ किया गया। अब देखें कि 2 साल का अरसा गुजर चुका है। फैसलाबाद शहर के अंदरून में जो फाटक हैं जिनमें निगहबानपुरा रोड का जो फाटक है, तारकाबाद फाटक है, समनाबाद फाटक है, इनकी जो चढ़ाई है वो 40 फुट से भी कम है। तो जब चढ़ाई इतनी कम है, फाटक बंद होता है तो वहाँ पर रश बढ़ जाता है, तो रश निकलने के लिए, ट्रैफिक को वहाँ पर निकलने के लिए जो है वो घंटों लग जाते हैं और उसकी वजह से आसपास की जो अहम शाहराएँ हैं शहर की वहाँ पर भी ट्रैफिक जैम हो जाती है, तो बहुत मसाइल पैदा हो जाते हैं। शदीद गर्मी में तो ये जब ट्रैफिक बंद होती है फाटक पर तो लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो महकमाना कवानीन के मुताबिक, रेलवे के मुताबिक जो आबादी में फाटक मौजूद है उसकी जो चढ़ाई है वो कम से कम 45 से 50 फुट तक होनी चाहिए, ताकि जब फाटक ट्रेन जब आती है तो जब फाटक बंद किया जाता है उसके बाद जब फाटक खोला जाए तो लोग जो हैं वो आसानी वहाँ से गुजर सकें। अब फाटक इतने तंग हैं
कि एक तो लोगों को जो है वो ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ता है, वो भी देखें महकमा रेलवे कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गेटमैन है वो 15 मिनट ट्रेन की आमद से 15 मिनट कबल फाटक बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि आधा घंटा पहले जब वो फाटक बंद कर दिया जाता है उसकी वजह से कसीर तादाद में ट्रैफिक जो है वो जमा हो जाती है, और फिर जब उस तंग फाटक को खोला जाता है तो वहाँ पर फिर घंटों ट्रैफिक जाम हो जाती है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसी ने जो है वो हॉस्पिटल जाना होता है, एम्बुलेंस होती है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो मसला पैदा हो जाता है। तो महकमा रेलवे ने अगर 2 साल कबल इस मंसूबा का आगाज़ किया था तो इसको जो है वो मुकम्मल भी करना चाहिए, और बिलखसूस जो फैसलाबाद शहर की आबादियों में फाटक मौजूद है, जैसा कि पहले भी आपको बताया कि तारकाबाद फाटक, निगहबानपुरा, बाईवाला फाटक और इसके साथ साथ समनाबाद फाटक, तो ये फाटक जो है वो फैसलाबाद से शहर भर की ट्रैफिक को मुतासर भी कर रहे हैं तंग होने की वजह से, और इससे लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। अब जब इनकी चौड़ाई का मंसूबा अगर महकमा रेलवे मुकम्मल करने में कामयाब हो जाता है तो जब 50 फुट तक फाटक की चौड़ाई हो जाती है तो उससे बहुत हद तक ट्रैफिक जो है वो जाम नहीं होगी। जब फाटक खुलेगा तो लोग बआसानी से अपनी मोटरसाइकिल, कारें और बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो गुजार सकेंगी। तो ये एक पब्लिक मफाद का मंसूबा है, इससे देखें कि डायरेक्ट लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो गए और बिलखसूस जो ट्रैफिक की रवानी है इससे वो बेहतर होगी। तो महकमा रेलवे को चाहिए इस मंसूबा को मुकम्मल करे। अब फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के मसाइल की बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर ट्रेनों को वाश किया जाता है, देखिए जो ट्रेन 2 से 3 घंटे जब लेट होती है तो वो इंतज़ामी अमूर की गफलत की वजह से लेट होती है। अब देखें जो लाहौर से या कराची से ट्रेनें आती हैं वो 1 घंटा अगर तख़ीर का शिकार है, उसके बाद बाज़ बोगियों की ये जो है वो इनको वाशिंग लाइन पर लेकर जाते हैं ताकि वाश उनको किया जाए, तो वो काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से है। इसके साथ साथ अगर आवाम के मसाइल के हवाले से बात करें, रेलवे के इश्यूज़ के हवाले से बात करें तो सबसे बड़ा इशू जो है वो मैं ये समझती हूँ कि रेलवे फाटक की चौड़ाई का है। अक्सर वहाँ पर ट्रैफिक घंटों जाम रहती है, तो महकमा रेलवे को चाहिए कि अपने तमाम जो फाटक है उन्हें अप टू डेट किया जाए ताकि आवाम के लिए ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासिर ना हो सके। अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक आके हिम्मत जाइए, हमारे साथ रहिए। TR10 में वंस अगेन खुश आमदीद। पीने का साफ़ पानी किसी भी शहर की एक अहम ज़रूरत होता है। फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो अक्सर इलाकों में पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी फैलने का ख़दशा होता है, और सम एरिया में तो हेपेटाइटिस जो है वो कॉमन डिजीज़ बन गया सिर्फ़ और सिर्फ पीने के साफ़ पानी ना होने की वजह से। इसके साथ साथ अगर बजट के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में पीने के साफ़ पानी के हवाले से कौन सा बड़ा तरक्याती प्रोजेक्ट फैसलाबाद को मिलने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। तो इमरान असलम, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह पीने के साफ़ पानी के हवाले से बात करें, फैसलाबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी साफ़ नहीं है पीने का, ठीक है, वो पीने के लिए मुज़र सेहत है। तो आइंदा बजट में हम क्या देख रहे हैं कि फैसलाबाद के हिस्से में कितना बड़ा प्रोजेक्ट आ सकता है व्हेन इट्स कम्स टू वाटर? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि पानी एक नेमत है और फैसलाबाद का जितना भी आप देख सकते हैं कि पानी के मसाइल से दो चार है, और ऐसे में जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अंडरग्राउंड वाटर सर्वे है उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है कि फैसलाबाद का जो पानी है वो मुज़र सेहत है। इसको पानी को शिफाफ बनाने के हवाले से और शहरियों को साफ़ पानी फराहमी के मंसूबे के हवाले से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानब से तकरीबन 10 अरब रुपए के जो मंसूबे है फैसलाबाद के लिए वो रखे गए हैं, जिसकी मंजूरी कमिश्नर ऑफिस की जानब से भी दे दी गई है। 5 अरब से ज़ायद का बड़ा एक मंसूबा खानवाला 4 के करीब बनाया जा रहा है जो जायका के तावन से है। फॉरेन फंडेड जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं। मसला ये है कि फैसलाबाद में जो 2000 से लेकर 2022 तक या 24 तक जितने भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स थे जो महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट, वासा या दीगर डिपार्टमेंट्स ने बनाए थे या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाए थे, वो गैर फाल हो चुके हैं। कुछ के ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं। वाटर सप्लाई स्कीम्स और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो गैर फाल हैं, और जिसको जो फ्लाई अदारे हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि अदारे बिजली का बिल नहीं फ्राहम कर रहे थे। आप रेलवे स्टेशन चले जाएँ और लारी अड्डा चले जाएँ, दीगर मकामात पर चले जाएँ, जब साफ़ पानी के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो फ्लाई तंजीमी फ्लाई अदारे चला रहे हैं। बड़ी नहली है कि आप लोगों ने इसको भी डोनर्स पे छोड़ दिया है और आप लोगों के पास इतना बजट नहीं है कि आम आदमी को आप साफ़ पानी दे सकें। आपको पता है कि हीट वेव किस हद तक है, PDM की जानब से हर रोज़ अलर्ट जारी कर दिया जाता है, आप लोग साफ़ पानी नहीं फ्राहम कर सके। लारी अड्डा, GTS स्टैंड, दीगर मकामात पर आप लोग साफ़ पानी जो है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और ऐसे में एहतियाती तदाबीर इनकी जानब से अवेयरनेस कैंपेन की जाती है, लेकिन वो किस काम की कि आप लोग लारी अड्डा और जो अवामी मकामात है वहाँ पर एक वाटर फिल्ट्रेशन का प्लांट न लगा सके जहाँ पर बिला तत्ल जो है पानी की फराहमी हो।
दूसरा ये कि बड़े प्रोजेक्ट जैसा कि जायका के तावन से बड़ा 5 अरब का प्रोजेक्ट आ रहा है। फैसलाबाद में मसला ये है कि जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स या वाटर सप्लाई की स्कीम्स हैं वो अगर किसी पार्लियामेंटेरियन किसी इलाके में ऑन करता है, कुछ तो बिल की अदम अदायगी की वजह से बंद हो जाती हैं, कुछ को ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते हैं, कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो डेफर कर दी जाती हैं कि मतलब इस स्कीम की आइंदा ज़रूरत नहीं है। तो फैसलाबाद में तो पानी की हर पल ज़रूरत है और साफ़ पानी आप देख सकते हैं समुद्री रोड पे कुछ दिन हमने लाइव भी किया है कि सीवरेज और जो दूसरा पानी है वाटर सप्लाई का उनके पाइप मिक्स हो चुके हैं और लोग बोतलें उठा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम ये पानी पीने पर मजबूर हैं। तो ऐसे में ये जो अदारे हैं, वासा है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, फूड अथॉरिटी है, ये हर जगह से सैंपल तो कलेक्ट करती है, लेकिन मसला ये है कि लोगों की जो तरजीहात है वो प्राइवेट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तरफ चल गई है। क्यों? क्योंकि वो मजबूर हो चुके हैं कि आप लोगों की जानब से कोई साफ पानी का मंसूबा लॉन्च नहीं किया गया और ऐसे में आप हर रोज़ लोग पानी भरते हैं। साफ पानी जो मंसूबा लॉन्च करने के हवाले से जो साफ पानी अथॉरिटी भी पंजाब में कायम की गई है, जिसका बुनियादी मकसद ये है, उन्होंने लिस्टें भी मांगी थी, बताया जाए कि फैसलाबाद में कितने फ़ाल और गैर फ़ाल जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं। 110 तो सिटी के अंदर है जो गैर फ़ाल हैं, जो साबका अदवार में भी बंद हो चुके हैं, अब नहीं चल रहे। कुछ ऐसे हैं जिनको फ्लाई अदारों ने टेकअप कर लिया है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि साफ पानी मंसूबा जो लॉन्च करने चाहिए, आइंदा जो बजट आने जा रहा है, फैसलाबाद को ऐसा साफ पानी प्रोजेक्ट देना चाहिए कि जैसा कि शाताबाद वाली साइड पे भी बन रहा है, जाल के करीब भी बन रहा है, इसके साथ साथ अब्दुल्लापुर भी एक बड़ा मंसूबा लॉन्च करने जा रहे हैं। जापान और दीगर जितने भी तंजीमें हैं उनका बुनियादी मकसद यही है कि फैसलाबाद में जो साफ पानी मंसूबा है वो लॉन्च किया जाए, जिसके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ फैसलाबाद में जो ईस्ट कैनाल है, आप देखिए पानी का शॉर्टेज है और चनाब और रावी में पानी की किल्लत है। ऐसे में इन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के जो मसाइल हैं वो किसानों को भी हैं। ज़मीनी पानी ना मिलने की वजह से फसलें मुतासर हो रही हैं और ज़मीन बंजर हो रही है। ऐसे में जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसमें फिल्ट्रेशन के जो मराहिल हैं उसमें बड़ी दिक्कत है और बड़ी इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अदारों को। तो मैं समझता हूँ कि इन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के हवाले से PND को और हुकूमत पंजाब को फैसलाबाद में कोई ऐसा मनसूबा लॉन्च करना चाहिए कि फैसलाबाद के दूर दराज के इलाके हैं, जो बैकवर्ड इलाके हैं, वहाँ पर साफ़ पानी के मनसूबे लॉन्च करने चाहिए, जिसका वाहिद हल एक है वाटर सप्लाई जो स्कीम है वो लॉन्च करनी चाहिए। आप लोगों के एक टाइम ड्यूरेशन रखा हुआ है, उसका बिल भी लोग अदा करते हैं, वासा को अदा करते हैं, कुछ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को अदा करते हैं। मकसद यही है कि लोग 2 से 3 घंटे जो पानी भरते हैं, आप लोग जो पानी की टाइमिंग रखी हुई है वो इनका चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है और पानी की जो बंदिश है उसको बड़ा चेक करना चाहिए। जो पानी का ज़िया है उसकी रोकथाम के हवाले से भी होना चाहिए। अभी जो रिसर्च हो रही है वो यही है कि वाटर ट्रीटमेंट किस तरह किया जाए। ठीक है। जो ऐसा जैसा कि अगर डंपिंग साइट पे चले जाएं तो उसको रिसाइकिल किया जाता है कूड़े को और उसमें बिजली या दीगर चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। जो पानी है ज़ाया हो रहा है उसको कैसे काबिल इस्तेमाल बनाया जाए, जो ज़ेर ज़मीन है या नहरी पानी है, इस पर बड़ी रिसर्च हो रही है। महकमा इरीगेशन डिपार्टमेंट, वासा और दीगर अदारे ऑन बोर्ड ले रहे हैं और ज़रूरी यूनिवर्सिटी के जो माहिरीन हैं उनको भी बुलाया गया है कि जो वाटर ट्रीटमेंट है इसको किस तरह हम बेहतर बना सकते हैं थ्रू द फॉरेन फंडेड स्पोर्ट और हमारी जो डोमेस्टिक स्पोर्ट्स है। इस हवाले से हुकूमत पंजाब जो है इस मनसूबों को लॉन्च करने के हवाले से अरबों रुपए तो खर्च कर रही है, लेकिन इन मनसूबों को किस तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं इस पे भी बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह से पीने का साफ़ पानी एक नेमत भी है और फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद के अक्सर इलाकों में पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आम हो गई उन इलाकों में जहां पर पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है। इसी तरह से हुकूमत की तरफ से यही डिमांड की जा रही है कि हुकूमत भी जो है इसमें बढ़ चढ़ कर अपना कलीदी किरदार अदा करे। डोनर है, मुखैर हजरात हैं, वो तो फिल्ट्रेशन प्लांट्स को टेक ओवर कर ही रहे हैं, लेकिन हुकूमत को यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट ट्रैक होने की ज़रूरत है ताकि फैसलाबाद के जो लोग हैं उन्हें पीने की साफ़ पानी की सहूलत यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर अवैस मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से हम पीने के साफ़ पानी के हवाले से भी बात कर रहे हैं, रेलवे में भी हम देखते हैं कि पानी फिल्ट्रेशन प्लांट वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी के साथ साथ गर्मी की शिद्दत है हर गुजरते दिन के साथ साथ मज़ीद बढ़ रही है और हीट वेव और हीट स्ट्रोक का भी खदशा अक्सर ज़ाहिर किया जाता है। तो क्या रेलवे की जानिब से कोई हीट वेव कैंप का इनेकाद किया गया है ताकि वहाँ पर अगर कोई मुसाफिर है, किसी को कोई ट्रबल आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाए तो उस चैलेंज को निपटा जाए उस चैलेंज से? बिल्कुल महविश, पानी जो है वो बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है और साफ़ पानी की जो सहूलत है
वो ना सिर्फ रेलवे स्टेशन पर बल्कि फैसलाबाद के शहरियों को, जैसे मौलाना असलम बता रहे थे, वो देना चाहिए। और ये एक अरसा दराज से पानी का जो मसला है वो लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है। इससे तरह तरह की जो बीमारियाँ हैं अब वो पैदा होती हैं। तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, तो हम नो डाउट हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के हवाले से फैसलाबाद शहर का इकदाम किए जा रहे हैं, बसें चलाने के हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो पानी है, क्योंकि वो आपकी सेहत से वाबस्ता है। तो शहरियों की सेहत को बेहतर बनाने के हवाले से और बीमारियों से लोगों को छुटकारा पाने के लिए पानी के जो मनसूबा जात हैं उनको जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल करना होगा। हम देख रहे हैं बहुत से मनसूबा जात का जिक्र इमरान भाई कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनको जो है वो कंप्लीट नहीं किया गया। जब तक उनको कंप्लीट नहीं किया जाएगा, लोग उससे मुस्तफ़ीद नहीं होंगे, साफ़ पानी की फराहमी फैसलाबाद के शहरियों को नहीं की जाएगी, तो लोगों के जो मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे। तो बात जहाँ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की है, तो वहाँ पर साफ़ पानी के हवाले से एक फ़लाई अदारा की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया। वो भी हमने मामला जो है वो 12 मरतबा हाईलाइट किया, तो जिस पर तंजीम जो है फ़लाई तंजीम उसकी जानिब से वहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि महकमा रेलवे जो मुसाफिरों से रेवेन्यू जनरेट करता है और हज़ारों की तादाद में मुसाफिर रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं, उन मुसाफिरों को सहूलत फ्राहम करने के हवाले से महकमा रेलवे दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाता। इस हद तक जो है वो अदम दिलचस्पी दिखाई जाती है कि जो छोटे छोटे बुनियादी मसाइल हैं जो चंद लाख से हल हो जाएंगे, पंजाब का दूसरा बड़ा स्टेशन है, उन मसाइल को हल नहीं किया जाता। और स्टेशन पर जो वाटर कूलर लगे हुए हैं वो भी जो है वो टेक्निकल मसाइल की वजह से बंद पड़े हुए हैं, पुराने हो गए हैं, खस्ताहाल हो गए हैं, उनको तब्दील करके जो है वो वहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने चाहिए। हीट वेव के हवाले से कैंप ज़रूर स्टेशन पर लगाया गया है और मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने के लिए कि अगर कोई मुसाफिर शदीद गर्मी की वजह से परेशान होता है, उसकी तबीयत जो है वो अगर ख़राब होती है तो उसको मौका पर चेक भी किया जाता है। तो इस तरह के इकदाम महकमा रेलवे की जानिब से जो फैसलाबाद रेलवे इंतज़ामिया जिन इकदाम को उठा सकती है, जो उनके कंट्रोल में हैं, वो हम देखते हैं कि वो करते हैं। लेकिन जैसे ही हेड क्वार्टर तक या वजारत रेलवे तक मामला जाता है, जो मसाइल मुसाफिरों के हल करने हैं, वहाँ पर सुस्ती जो है वो हमें दिखाई देती हैं। अब 1.5 साल से स्टेशन पर जो टिकट काउंटर्स हैं उनके जो मशीनें हैं टिकट जारी करने की रेजोल्यूशन दफातर पर, तो टिकट काउंटर पर जो मशीनें हैं वो 2 मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी हैं और 2 जो है वो टिकट जारी करने की मशीनों से काम लिया जा रहा है। तो उसका खमियाजा भी मुसाफिर भुगतने पर मजबूर है। और सबसे अहम बात ये कि टिकट काउंटर्स की कमी की वजह से स्टेशन पर जो बुज़ुर्ग हजरात के लिए और ख़वातीन के लिए अलग से सेपरेट जो काउंटर बनाया गया था ताकि उनको लाइनों में ख़वार ना होना पड़े, वो यहाँ से टिकट हासिल कर सकते हैं। तो टिकट काउंटर्स की कमी की वजह से जो है वो उस काउंटर को जो है वो बंद कर दिया गया है। तो बंद होने से जो है वो जाहिर बात है कि वहाँ पर जो ख़वातीन टिकट लेने चाहती हैं और उसके साथ साथ बुज़ुर्ग हजरात, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब रेलवे हेड क्वार्टर ये कहता है कि वाशरूम की कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर 20-20, 30-30 रुपये जो है वो मुसाफिरों से बटोरे जा रहे हैं, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और लोगों को जो है वो लूटा जा रहा है। तो इस हवाले से जो है वो फैसलाबाद रेलवे इंतज़ामिया को इक़दाम करना होंगे। पार्किंग का मसला पिछले 3 साल से लटका हुआ है। डेली वेजेस पर ठेके दिए जाते हैं, जो ठेकेदार आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक पर्ची फ़ीस वसूल करते हैं। तो ये तमाम तर जो इंतज़ामी अमूर हैं महकमा रेलवे के, तो इसको जो है वो रेलवे हेड क्वार्टर को हल करना होगा। खिलाफ कानून जो इक़दाम स्टेशन पर किए जा रहे हैं उनके खिलाफ इक़दाम लेना होंगे। प्लेटफार्म पर जितने भी कैंटीन मौजूद हैं वो सब गैर मेयारी अशिया फरोख्त कर रहे हैं। और जो फैमिलीज़ आती हैं उनसे आप देखें कि अगर आपने पानी की बोतल लेनी है तो वो उस पर भी जो है वो ओवर चार्जिंग की जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही ओवर चार्जिंग जो रेलवे स्टेशन पे अक्सर मैं भी देखती हूँ कि पानी पे भी ओवर चार्जिंग की जाती है और जितनी भी दीगर अशिया है तो वहाँ पर ओवर चार्जिंग का रेलवे की शॉप्स पे एक मसला दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ पार्किंग का मसला भी है, वहाँ पर बैठने के लिए नशिस्तें भी उस तरह से मौजूद नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। ऐसे बेशुमार मसाइल हैं जिनका हल होना फौरी ज़रूरी भी है। अभी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। अगेन खुशामदीद। फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद के बेशुमार ऐसे इश्यूज़ हैं, ऐसे चैलेंजेस हैं जिन्हें फ़ौरी तौर पर हल होना ज़रूरी है। और आइंदा आने वाले बजट के जो एक्सपेक्टेशंस है आवाम की, वो तमाम तर एक्सपेक्टेशन पंजाब गवर्नमेंट की जानिब है, जिसमें उम्मीद ये की जा रही है कि फैसलाबाद में एजुकेशन के लिए भी एक अच्छा बजट रखा जाएगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के हवाले से भी अच्छा बजट रखा जाएगा। देहात में भी जितनी भी तरक्याती अगर स्कीमें मंजूर अभी तक नहीं हुई हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, स्ट्रीट्स के हवाले से, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये तमाम
तमाम तर इश्यूज़ जो हैं ये रिज़ॉल्व होने चाहिए आइंदा माली बजट में, क्योंकि ये किसी भी शहर की बुनियादी ज़रूरियात हैं। एक तो शहर की ब्यूटिफिकेशन में कलीदी किरदार अदा करते हैं, और इसी के साथ साथ एक अहम मसला है, ये मसला ना सिर्फ फैसलाबाद का है, ना सिर्फ पाकिस्तान का है, बल्कि पूरी दुनिया का है। वो है ग्लोबल वार्मिंग। जिस तरह से हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट चेंज है, पूरी दुनिया ने तो इस मसले को संजीदा लेना स्टार्ट कर दिया। अब ये देखना है कि आइंदा आने वाले जो बजट है 2025 से 2026 फैसलाबाद में इन्वायरमेंट चेंज के हवाले से जो इश्यूज़ आ रहे हैं, हमने अक्सर देखा है कि नहरें जो हैं वो खुश्क हैं, पानी की कमी है, और जो टेम्परेचर है हर गुज़रते दिन के साथ वो मज़ीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में पंजाब गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हमें भी इन्वायरमेंट के इशू को समझना होगा और उसके लिए इक़दाम अभी से करने होंगे। इस पर इमरान असलम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फैसलाबाद में अगर हम बात करें, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आगे दिन बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर में भी इजाफा हो रहा है, नहरें भी खुश्क हैं, पानी की कमी भी है। ये तमाम तर फैक्टर्स कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं। ऐसे में फैसलाबाद में इन्वायरमेंट कैंपस का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए बजट शायद मुख्तस कर दिया गया है। इसके साथ साथ फैसलाबाद के इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बजट में मिल सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जो क्लाइमेट चेंज जैसा कि पूरी दुनिया से मुतासर है, और आप देख सकते हैं कि जो फ्लड डिवास्टिंग आया था उसमें भी अराउंड अबाउट 1.5 पीपल लॉस्ट देयर हाउसेज, और लाइव्स भी उनकी हो चुकी थी, क्योंकि ये तमाम चीज़ें फ्लड से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान में जो फ्लड डिवास्टिंग आया है, क्योंकि अब जिनेवा ने भी 10 अरब डॉलर जो है वो दिया कि पाकिस्तान इस माहौलियाती जो तब्दीलियाँ से निकले। तो ऐसे में वज़ीर आज़म और तमाम जो वज़ीर हैं वो जाते हैं बाहर। ऐसे में जितनी भी आलमी कॉन्फ्रेंस होती हैं क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, वो अटेंड करते हैं। बड़ा जो मसला है यूएनओ ने भी रेस किया हुआ है, वो क्लाइमेट चेंज का है। पूरी दुनिया इस वक्त इस तरफ तवज्जो दे रही है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे बेहतर किया जाए। बात करें कि इसके जो फैक्टर हैं फैसलाबाद में, एक तरफ तो आप लोग जो छूट दी हुई है आप लोगों ने, जो माहौल दुश्मन अनासर हैं, ख्वाह वो भट्टे वाले हों, इंडस्ट्री यूनिट्स हों, फसलों को जलाने वाले हों, या धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ हों, इनके खिलाफ सबसे पहले आपने मैकेनिज्म तय करना है कि जो आप लोगों ने कवानीन नाफज किए गए हैं और जो क्लाइमेट एक्ट है उसको उस पर अमल दरामद करने के हवाले से क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दूसरा ये कि फैसलाबाद में इन्वायरमेंटल जो कम्प्लेक्स की स्कीम है जो लगभग 25 करोड़ से ज़ायद के करीब बननी है, वो अभी ज़ेर तमीर है, उस पर भी काम सुसरवी का शिकार है, जो वर्ल्ड बैंक के तावन से बन रही है। अब फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल यूनिट्स का मैकेनिज़्म और इसके साथ साथ जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर बट्टे मुंतकिल नहीं हुए, उनकी जो चेक एंड बैलेंस करने के हवाले से मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। क्या महकमा माहौलियात जो माहौल दुश्मन अनासर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। इंडस्ट्री यूनिट्स हैं फैसलाबाद में, जहरीला धुआं छोड़ते हुए गाड़ियाँ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रही हैं। आप ठीक है लॉन्च कर रहे हैं मनसूबे के माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लेके आ रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद भी यही है कि माहौल को आलूदा होने से बचाया जाए, क्योंकि जब माहौल आलूदा होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह से फिजा आलूदा होती है, लोग सांस दमा की बीमारी में मुब्तला होते हैं। इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं जो आने वाले साल हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान समेत हर जो ममालिक है इस पर दे रहा है, एक दूसरे ममालिक को मतलब जिम्मेदार ठहराना कि वहाँ से आ रही है फसलों की बाकियात, हमें खुद से क्या प्रिवेंशन मैयस करने चाहिए। मसनूई बारिशें आप लोग करवा रहे हैं, ट्रैफिक कम करने के हवाले से आप लोगों ने डिज़ाइन किया। इसके साथ साथ आपने जो मुलाजमीन है साबका अदवार में कि 50% जो स्टाफ है वो घर से काम करेगा, ये तो आपने एक प्रिवेंशन मैयस, जहाँ से जो लॉन्ग स्ट्रेटजी पॉलिसी प्लान नहीं है, इसका जो लॉन्ग टर्म प्लान ये होगा कि आप लोग इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्स के साथ माहौल दोस्त बसें उतारें। इसके साथ साथ अपने जो भी महकमा माहौलियात के अफसरान हैं या आप लोगों के जितने भी मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनको एक्टिव किया जाए कि जो भी माहौल दोस्त अनासर दुश्मन अनासर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई में लाई जाए, ख्वाह वो इंडस्ट्री यूनिट्स वाले हों, ख्वाह वो जो धुआं छोड़ती हुई गाड़ी वाले हो। फिटनेस भी नहीं है इनके पास सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ हर रोज़ लोग जो है वो एक्सीडेंट में लॉस्ट देयर लाइफ। अब ऐसे में हुकूमत पंजाब को ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च करने चाहिए ताकि क्लाइमेट चेंज की, आपको पता है कि तब्दीलियाँ पूरी दुनिया में हो रही हैं, तो लाहौर और फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स नवंबर और दिसंबर 3 जनवरी 3 माह में बड़ा बढ़ जाता है, और ऐसे में यही कोशिश होती है कि लोग मास्क पहने, ग्लासेस का इस्तेमाल करें। ये तो ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च करने हैं कि माहौल को आलूदा होने से बचाया जाए। एयर क्वालिटी इंडेक्स से कबल ही जो सूबाई वज़ीर माहौलियात हैं या महकमा माहौलियात डिपार्टमेंट है ऐसी सेमिनार लॉन्च करे। इसके साथ साथ बड़ा इसका जो मसला फसलों की बाकियात, जिगजैग टेक्नोलॉजी पर जो बट्टे मुंतकिल नहीं हुए, इंडस्ट्री यूनिट्स
तीन बड़ी ये चीज़ें हैं माहौल को आलूदा करती हैं। फैसलाबाद जैसा कि इंडस्ट्री सिटी है और हर रोज़ यहाँ पे जहरीला धुआं निकलता है। रात के औकात में समुद्री रोड, जड़ावाला रोड, सत्याना रोड पे चले जाइए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, यहाँ पर लोग इंडस्ट्रियल फैक्ट्री चला रहे हैं। क्या उनकी रोकथाम के हवाले से आपके जो महकमा माहौली के अफसरान सोए रहते हैं? रात को आप लोग क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? कम से कम आप लोग उनकी फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन करें, उनको चलान करें, उनको बंद करें। आप लोग उनको बंद नहीं कर रहे और वो लोग मतलब एक तरफ तो माहौल आलूदा हो रहा है, दूसरी तरफ वो जो उनका फैक्ट्रियों का निकलता हुआ पानी है जहरीला, वो सीवरेज के साथ साथ वाटर सप्लाई की स्कीमों को भी मुतासिर कर रहा है, जो शहरी की शिकायत हैं। तो क्लाइमेट चेंज आपको पता है कि मसला है। ऐसे में माहौलियाती तब्दीलियों की रोकथाम के हवाले से एक तरफ तो आपको प्रिवेंशन मेजर्स ये करना ज़रूरी है, दूसरी तरफ आपको शजरकारी का फ़रोग देना भी वक्त की ज़रूरत है। सरकारी कॉलेजेस और आप हुकूमत पंजाब ने हर तरक्याती स्कीम का 1% जो हिस्सा है वो शजरकारी के लिए रखा गया है। कि अगर 5 करोड़ की स्कीम है उसमें से 1% हिस्सा जितना भी 10 से 12 लाख बनता है वो शजरकारी पे खर्च होगा। हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, पब्लिक सेक्टर की बिल्डिंग्स हो, वो शजरकारी पे लगेगा। कितनी डिपार्टमेंट्स हैं जो इस पर अमल दरामद कर रहे हैं? किसी से आज तक रिपोर्ट नहीं ली गई कि आप लोगों ने प्लांटेशन के हवाले से क्या किया। और जो प्लांटेशन के ऑलरेडी मनसूबे चल रहे हैं, जैसे कि 9 मकामात पर फैसलाबाद में चल रहे हैं, डेवो रोड हो गया, सरगोदा रोड हो गया, जड़ावाला रोड हो गया, नड़वाला रोड हो गया, वहाँ पर जो प्लांटेशन के मनसूबे थे उनके टेंडर तो किए गए, लेकिन उन जो लगाए गए पौधे थे उनकी प्रोटेक्शन नहीं हो सकी। इसी तरह बाईपासेस के अतराफ में लगे हुए आपके ब्यूटिफिकेशन के मनसूबे थे वो भी खंडर में तब्दील हो चुके हैं। प्लांटेशन वक्त की हम जरूरत है जो माहौलियाती तब्दीलियों की रोकथाम करती है। देहाती एरिया में दरख्त लगे होते हैं, माहौल भी सादा होता है। आप शहरी एरियाज़ में आप कम से कम एक मसनूई जंगल तो नहीं लगा सकते, जैसा मियावाकी फॉरेस्ट है। आप लोग जापान या दीगर कंट्री को करें जो कम वक्त में जंगल तैयार कर लेते हैं। कम से कम आपको शजरकारी का फ़रोग देने के हवाले से हर शाहराह पर पौधे लगाने चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए और नंबरिंग करनी चाहिए। और दूसरी बात, ये जो गैर कानूनी तौर पर दरख्त चोरी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, ताकि दोनों तरफ से एक अवामी सतह पर और हुकूमती सतह पर मुश्तरका कोशिशें की जाएँ ताकि माहौलियाती आलूदगी और माहौल को आलूदा होने से बचाया जा सके, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, देखिए हम सफ़र कर रहे हैं कि जो फ़िज़ा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है और आप लोग स्मोक का राज होता है। आप वार की सिचुएशन में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह माहौल पे काफ़ी असर पड़ा है। पूरी दुनिया इससे जो है वो मुतासर हो रही है और इससे निपटने के लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए शजरकारी के साथ साथ आपको ऐसे प्रिवेंशन मेजर्स जांचने ज़रूरी है जिस वजह से आप इन अदारों के खिलाफ कार्रवाई करें जो माहौल को आलूदा कर रही हैं। महकमा माहौलियात के जो स्क्वाड है, माहौल दो स्क्वाड, उसको बढ़ाना चाहिए, उसको एक्टिवेट करना चाहिए ताकि फैसलाबाद का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक बिल्कुल इसी तरह से एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा इशू है और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए दरख्त भी लगाने चाहिए, गाड़ियों की मेंटेनेंस भी बर वक्त करनी चाहिए और इस पर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया वैस अली फॉर ज्वाइनिंग अस इन दी प्रोग्राम। इन्वायरमेंट हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो, एजुकेशन हो, फैसलाबाद के तमाम तर जो तवज्जो है या एक्सपेक्टेशंस है वो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब है और ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है जो आइंदा साल का बजट है 2025 से 2026 का, वो फैसलाबाद के लिए बेहतरी लेकर आएगा। अभी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। पॉलिटिकल पार्टी हो वो कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए कलीदी किरदार अदा करती है और ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम ना लिया जाए तो ये गलत होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है, सियासी जमात है जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं, पाकिस्तान को पहला मुतफ़िका आइन भी दिया है, ऐसे बेशुमार स्ट्रगल किए हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात करें तो क्यों पीपल्स पार्टी जो है वो एक सूबे में महदूद होकर रह गई है, पॉपुलैरिटी कम हुई है, आज की नौजवान पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या मंशूर रखती है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले मैं हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूं। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है फराज राशिद ने। आप सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टडी सर्कल फैसलाबाद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। फराज राशिद के साथ ही हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के ब्यूरो चीफ ने सर ज़फ़र डोगर साहब, सहाफ़त की दुनिया का एक बड़ा नाम, एक बहुत ही ख़ास नज़र रखते हैं ख़बरों के हवाले से। कोई भी प्रेडिक्शन हो तो हमेशा मैं ये समझती हूँ कि टू दी पॉइंट बात करते हैं, लेकिन एक ख़ास कर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो सियासी हो, वो माहौलियाती पॉइंट ऑफ व्यू हो, फैसलाबाद के इश्यूज़ हो, तमाम तर मसाइल पे गहरी नज़र होती है और फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए इनकी आवाज़ हमेशा से सरबुलंद होती है।
अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं फराज राशिद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। पीपल्स पार्टी का एक मंशूर रहा है रोटी कपड़ा मकान। आज के ज़माने में आप किस तरह से हमारी जो नौजवान नस्ल है इस मंशूर को पावर करवाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है, ये ख़ानदान समझा जाता है, शहीदों का ख़ानदान है, लेकिन आजकल के हवाले से हमारी नौजवान नस्ल को थोड़ा सा बताइएगा कि पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या है, ये जो फ़लसफ़ा है रोटी कपड़ा मकान, आखिर ये क्या है? जी बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा जो आपने अल्फाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल किए, हमारी कुर्बानियों को रिकग्नाइज़ किया। 4 भुट्टोज़ जो थे उनमें से कोई भी जो है वो तबीयी मौत नहीं मरा, यानी शहीद किए गए। और पीपल्स पार्टी का जुर्म ये था, या इस पार्टी की जो बुनियाद ये थी कि ये जो सियासत थी जो ड्राइंग रूम्स में हुआ करती थी उसे ये अवाम में ले आई और इसने अवाम को एम्पावर किया। जैसे आपने कहा रोटी कपड़ा और मकान, तो ये जो हमारा मंशूर था रोटी कपड़ा और मकान, ये इससे बहुत बढ़ के बहुत आगे आ गया था। 2008 में हमारा जो मंशूर था या जो हमारा नारा था वो था रोटी कपड़ा और मकान, इल्म सेहत और सबको काम, दहशत से महफूज अवाम, ऊंचा हो जमहूर का नाम। और इन चारों पे हम काम कर रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान तो पहले दिन से था। सोशल सिक्योरिटी जो है, सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट जो मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ देती है 8 घंटे की उनकी वर्किंग के अगेंस्ट, उनके डिफरेंट राइट के अगेंस्ट, उनके बच्चों की तालीम, उनकी सेहत, और अगर खुदा न खास्ता कोई मजदूर बीमार हो जाता था, अभी भी ये है सिस्टम, तो उसकी जो दिहाड़ी है, जो उसके वेजेस हैं, वो उसके घर पहुंचते थे। वो हॉस्पिटलाइज भी है और उसके वेजेस भी उसको मिल रहे हैं। फिर 2007 में बीबी की शहादत के बाद हमने इसमें दहशत से महफूज अवाम और सवात ऑपरेशन आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। फिर इल्म सेहत और सबको काम, उसमें वो आपके वाली बात के सिर्फ एक सूबे में, क्योंकि हमें पूरी तरह जो अथॉरिटी मिली वो सिर्फ एक ही सूबे में मिली, ठीक है। तो वहाँ पे मुख्तलिफ वोकेशनल इंस्टीट्यूट और बहुत सारे इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। और आजकल वहाँ पे आईटी की जो ट्रेनिंग है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, वो भी बच्चों को फ्री सिखाई जाती है। और जहाँ पे आप आ जाए ना मकान पे, तो पिछले फ्लड में, ये जो लास्ट फ्लड हमने देखा था प्रीवियस ईयर, उस फ्लड में बेबहा मकान जो हैं वो तबाह हुए थे, कच्चे मकान थे लोगों के। 3,10,000 मकान जो हैं वो बना के लोगों को हैंड ओवर कर दिए गए हैं, और जो उनकी रजिस्ट्री है या मकान के जो मालिकाना हकूक है वो खातून खाना के नाम है। बिल्कुल, वो खातून खाना के नाम है। तो इस कदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो अवाम में, जमहूर में, मासेस में जो है ना वो पेनिट्रेट किए हुए है। पंजाब में इसका मौका नहीं मिल रहा, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें एक वजह जो है ना वो स्कीम्स होती हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट कुछ स्कीम ऐसी बनाती है जिसके तहत एक पार्टी आउट हो जाती है, एक पार्टी इन हो जाती है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है ये एक वजह है जिसकी वजह से हमें पंजाब के अंदर अगर किसी जगह पे मौका मिलता है तो वहाँ बहुत अच्छा काम होता है। जैसे मुल्तान है, जैसे राजा परवेज अशरफ साहब वाला जो रीजन है हमारा नॉर्दर्न पंजाब, वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है, मतलब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो था, हालांकि हमारी पंजाब में गवर्नमेंट नहीं थी, इसके बावजूद जो लार्जेस्ट बेनिफिशरी हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वो पंजाब से ही हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही उनको एनरोल किया है, और विदाउट कीपिंग अ प्रेजुडिस कि ये लोग हमारे वोटर नहीं हैं, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि स्पिरिट के अंदर किसी भी प्रोग्राम को अप्लाई करना, उसमें हम में कोई कमी नहीं है। बाकी मेरा ख्याल है कि कुदरत की ही कोई मैं तो कुदरत के ही कहूँगा, क्योंकि हम बाज़ जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस नहीं कर पाते। बिल्कुल इसी तरह से है, किसी भी सियासी जमात का जो नारा है, अगर रोटी कपड़ा मकान है और उस पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होती है तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मजदूर को एम्पावर करना हो, वहाँ पर एजुकेशन की फ़ैसिलिटीज़ फराहम करना हो, हेल्थ केयर की फ़ैसिलिटीज़ फराहम करना हो, क्योंकि मैं ये समझती हूँ ये आवाम का एक अहम ज़रूरी राइट है। अगर वहाँ पर अगर मकान मिल रहा है, रोटी जो है एक ख़ानदान की पूरी हो रही है, और इसी के साथ साथ कपड़ा
कपड़ा जो है पहनने के लिए मिल रहा है, ये 3 जो वर्ड्स हैं ये एक वर्ड्स नहीं है, एक पूरा फ़लसफ़ा है कि सबको सबकी ज़रूरियात ज़िंदगी के मामलात जो हैं उन्हें पूरा करने के लिए इख्तियारात देने चाहिए और राइट्स को एम्पावर करने के लिए भी जो हुकूमत है या कोई भी सियासी जमात है उसका अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्योंकि मैं समझती हूँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सबका मंशूर एक ही होना चाहिए, फैसलाबाद को एम्पावर करना या पाकिस्तान को एम्पावर करना। यहाँ पर सर ज़फ़र डोगर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात करें, आप पीपल्स पार्टी की सियासत को किस तरह से देखते हैं व्हेन इट्स कम्स टू फैसलाबाद? आपने मुझे महदूद कर दिया फैसलाबाद तक लाके इतनी बड़ी पार्टी को, जो फैसलाबाद का भी हवाला देंगे, लेकिन हकीकत बात यह है कि इस जमात के कायद ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अपनी जान पाकिस्तान के लिए दी है। आज अदलिया ने भी साबित कर दिया उस फैसले को गलत करार देकर कि उन्हें गलत फैसले के तहत फांसी दी गई, तो उनकी वो भी साबित कर दिया। जो लोग कहते थे कि जी उनको तो अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी है, फांसी सज़ाए मौत दी है, तो आप किस तरह उनके बारे में इस तरह के अल्फाज शहीद के इस्तेमाल करते हैं या दूसरी चीज़ें। तो वो उस पहले दिन से ही अदालती कत्ल उनका मुसल्लमा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर मोहर लगा दी। हेनरी किसिंजर उस वक्त के अमरीकी सदर ने धमकी दी थी, वज़ीर ख़ारजा थे गालिबन, जी वज़ीर ख़ारजा, जब एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रख रहे थे भुट्टो साहब, तो लाहौर एयरपोर्ट पे गालिबन उन्होंने कहा कि हम तुम्हें, मतलब वो रोल बैक करने के लिए दबाव था और कहा था कि हम तुम्हें इबरत की मिसाल बना देंगे। इतनी खुली धमकी, लेकिन वो भुट्टो साहब ने, ये सारी दुनिया मानती है कि जान दे दी, मगर पाकिस्तान के लिए जान दे दी, लेकिन एटमी प्रोग्राम रोल बैक नहीं किया, उससे पीछे नहीं हटे। और आज अगर इतनी बड़ी ताकत हमारा हमसाया जो है वो हमारे साथ उलझने से अव्वल तो बाज रहता है, उलझे तो डरता रहता है कि कहीं कोई आगे से कोई ऐसा बम ना चल जाए कि जिससे हम सब पूरे के पूरा इंडिया भस्म होकर रह जाए। तो वो एक इतना बड़ा ये बुनियाद तो भुट्टो साहब ने रखी थी ना। डॉक्टर कदीर को तो वो लेके आए, वरना हॉलैंड से, वरना तो उन्हें स्टील मिल में जॉब तक नहीं मिली थी। यहाँ से तो जॉब करने को वो जवाब दे दिया गया था कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो फिर बीबी साहबा ने, बेनज़ीर भुट्टो ने एटमी मिसाइल ले जाने वाली जो टेक्नोलॉजी कोरिया से ली, तो वो इतना बड़ा कारनामा था, इतना ही बड़ा था जितना कि वो खुद एटम बम बनाना था। तो बीबी ने जिस तरह से वो हासिल की, वो सीक्रेट है, बहुत सारी चीज़ें अभी खुफिया हैं, तो बहुत बड़ा कारनामा था। उन्होंने भी अपनी जान खतरे में डाल के ये सारा कुछ किया। तो हकीकत में इस पार्टी ने और इसकी लीडरशिप ने पाकिस्तान के लिए जान दी, और स्टांस था उनका कि दहशतगर्दी के खिलाफ खुलकर बोलते थे। जब आपको कभी दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज़ किसी पार्टी से नहीं मिलेगी जितनी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का, इनका रिजॉल्व है कि वो टेररिज्म के, हर तरह के टेररिज्म के खिलाफ है। फिर ये था कि पाकिस्तान में मजदूरों, किसानों, तालिब इल्मों के लिए जो कुछ इस जमात ने किया, पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात ने नहीं किया। हम जैसे लोग भी ऐसे ही बसों पे चढ़ के पढ़ गए, वरना आज के दौर में तो जितनी फीसें हैं हमको बच्चा पढ़ा नहीं सकता अपना। हमने आला तालीम हासिल की ड्यू टू भुट्टो साहब, ऐसे ही बस फ्री वाला हिसाब था। तो इतनी ज़्यादा लेबर पॉलिसीज़ बनाएगी, प्रो लेबर इतनी, यानी कि पॉलिसीज़ थी प्रो पुअर, कि उस वक्त का मजदूर इतना खुशहाल हो गया था कि बाकायदा उनको जो डिस्काउंटेड प्राइस पे इतना कुछ मिलता था चीज़ें, कि वो कई दफ़ा महीने के एंड पे चीज़ें बेच लेते थे, उनको मिलती थी, उनके मतलब बड़े खुशहाल थे मजदूर। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो वो पीपल्स पार्टी के साथ एक से बढ़कर एक हादसा होता रहा, और उसको कट टू साइज करने की कोशिश की गई। तो उसकी वजह से लॉस ये हुआ। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में एक नारा लगता होता था, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। हकीकत में ये नारा तो जो था बिल्कुल दुरुस्त था। चारों सूबों में पीपल्स पार्टी मकबूल थी, यही वाहिद जमात थी जो चारों सूबों में मकबूल थी। तो ऐसा मुल्क जहाँ बहुत सारी कौमियतें हों, बहुत सारे मसालिक हों, बहुत सारे एथनिक इश्यूज़ हों, तो इतने मसाइल और इतनी तसबात और इतनी अलहदा अलहदा शनाख्त रखने वाले मुल्क में
कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ चारों सूबों में लोग जुड़े हुए हों, वो आपका सबसे बड़ा एसेट होता है किसी मुल्क का। तो वो सही कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि जब जब आप पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करते हैं तो आप वफाक पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी फिर पहला मुत्तफ़िका आइन इन्होंने दिया, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, एटमी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी भी लेके आई, स्टील मिल जो मुद्दत तक पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी सब मईशत की साबित होती रही, वो इन्होंने बनाई उस दौर में। हैवी कॉम्प्लेक्स काम रहा और इतनी लंबी फहरिस्त है, बिल्कुल इस तरह से ये सब कुछ पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पे है, सेनेट की बुनियाद में। बिल्कुल। तो ये 18वीं तरमीम इतना बड़ा कारनामा है कि सूबों में बड़ा मुतालबा था कि जी ये सूबों को खुद मुख्तारी दी जाए, सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा हकूक दिए जाएं। ये क्या हुआ कि सब कुछ वफाक के पास है, तो ये कारनामा भी उस पार्टी ने सर अंजाम दिया। तो इसलिए आज की नस्ल शायद उस तरह से आगाह नहीं है पीपल्स पार्टी की जो बड़े बड़े इनके कारनामे हैं, और या फिर इनको कैश नहीं उस तरह से करवाते जितना बाकी पार्टियां प्रोपेगेंडा कर लेती हैं। बाज़ जमातों ने तो किया ही कुछ नहीं सिरे से, और वो इतना प्रोपेगेंडा करती हैं कि पता नहीं उन्होंने क्या कुछ कर लिया है। और जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा किया वो शायद प्रोपेगेंडा के महाज पर उस तरह से लोगों को नहीं बता सकी कि क्या कुछ उन्होंने किया है। बिल्कुल। एक जनरेशन जानती थी अलबत्ता जिस दौर में ये सब कुछ हो रहा था, और जितनी मुज़ाहमत उस वक्त हुई मार्शल के खिलाफ, बड़ी तारीख है इस जमात। बिल्कुल इसी तरह से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रोल रहा है वो हमेशा से पाकिस्तान की हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स में याद रहा जाएगा। और इसी तरह से अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के हवाले से बात करें तो उन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ भी दी और बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए लेकर आए जो कि पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए थे। अभी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। टी10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी ने हमेशा से पाकिस्तान को एम्पावर करने में अहम किरदार अदा किया है। बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, एक पाकिस्तान का मुत्तफ़िका आइन लेकर आना, दूसरा पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में पीपल्स पार्टी का एक कलीदी किरदार रहा है। और ऐसे ही हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हों, लेबर को एम्पावर करने की बात हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक क्लियर मंशूर रहा है। ऐसे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की अगर कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो यकीनन वो सबके लिए एक मिसाल है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म भी थी, तो मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन के लिए भी वो एक मिसाल थी कि किस तरह से ख़वातीन जो हैं वो भी मुल्क को चला सकती हैं। तो यहाँ पर फराज साहब मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से भी हमने बात की, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी का एक मेजर रोल रहा है। पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से बात करें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी जो कारकर्दगी थी हेल्थ केयर के हवाले से एक सुनहरी लफ्ज़ों में याद रखी जाती है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? आपके लिए कितने फ़ख्र की बात है कि आप एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? देखें, अगर आप ये कहें ना कि फ़ख्र की बात है तो सिर्फ सोच के ना, जस्ट सोच के मैं बहुत जज्बाती हो रहा हूँ, मेरी आंखें भर रही हैं एंड आई गॉट गूज़ बम्प्स ना। तो जहाँ तक फ़ख्र और उनके साथ अकीदत की बात है, मैं तो बिल्कुल एक आदमी हूँ, लेकिन करोड़ों लोग जो हैं वो उनसे इसी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद, हम इन्हें बीबी शहीद कहते हैं। बीबी शहीद की जो सियासी जद्दोजहद थी ना, वो भुट्टो साहब से ज़्यादा मुश्किल थी। आप उसको अगर देखें ना, भुट्टो साहब का मुकाबला शायद चंद लोगों के साथ था। बेनज़ीर भुट्टो का मुकाबला जो था वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ताकतों के साथ था। एक चीज़ मैं थोड़ा सा हट के बताना चाहूँगा, वो ये है कि जिस वक़्त बीबी ने गवर्नमेंट ली है, उस वक़्त ज़िया ने जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो फ्रीज़ किया हुआ था। ठीक है। बीबी के ऊपर शदीद दबाव था। 2 लोग जो थे वो उनको कैबिनेट में ऐसे दिए गए थे जिनको वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। एक को तो वो जानती नहीं थी, वन वाज VA जाफरी, वसीम ऑन जाफरी, ये फाइनेंस के थे। अदर वन वाज साहिबजादा याकूब खान। और इनके थ्रू इन पे प्रेशर दिया गया कि आप जो है ना इसको रोल बैक करें, आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करें, जिसकी बात जफर साहब कर रहे थे कि हेनरी किसिंजर ने कहा था कि हम आपको निशाने इबरत बना देंगे। तो बीबी ने ना उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये रोल बैक करूंगी ना, मेरे अवाम जो है वो मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। तो हर प्रेशर से बालातर होके उन्होंने उसको रिज्यूम किया।
फिर बीबी, क्योंकि शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, शी गॉट मैनी फर्स्ट विद हर। नंबर 1, जैसे आपने सेहत की बात की, लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम, लेडी हेल्थ विजिटर्स का प्रोग्राम, फर्स्ट वुमेन बैंक, ठीक है जी। इसी तरह बोस्निया में लड़ाई हो रही थी, वहाँ पे मैस किलिंग हो रही थी, मर्दों को मारा जा रहा था, और एक बहुत बड़ा वहाँ पे कुछ 10,000 के करीब मर्दों को इकट्ठे मारा गया था। उसके ऊपर बीबी जो हैं वहाँ उन्होंने फ्लाई किया, उस जोन में जाके लोगों को मिली, यानी बहुत बहादुरी के साथ। और अभी आखिरी जो बात हमें उनकी शहादत से पहले पता चली थी, और अभी जनरल नदीम ताज की डेथ हुई है, जो कि ISI के चीफ थे मुशर्रफ दौर में। तो बीबी ने वापस आना था, मुशर्रफ की तरफ से प्रेशर था कि आपने वापस नहीं आना, और वही दहशतगर्दी जिसकी बात जफर साहब कह रहे थे कि दहशतगर्दी को बड़े हिम्मत से फेस किया, ओपनली डिनाउंस किया, और उन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊंगी भले मेरी जान जाए। और जिस दिन वो 18 अक्टूबर को आई, उस दिन कारसाज में धमाका हुआ, फिर 27 अक्टूबर में उनकी जान गई। तो जनरल नदीम ताज ने बार बार जो है ना मुशर्रफ को रिपोर्ट दी है, बार बार उन्होंने, मतलब पंजाबी के ये वर्ड है, कोटेड है बहुत सारी जगह पर, उन्होंने कहा वो नहीं मानती, वो नहीं मानती, वो दहशत दी किसी टाइप नु नहीं मानती, वो किसी धमकी नु नहीं मानती, वो किसी मौत नु नहीं मानती। यानी कि ना आप इससे अंदाजा लगा लें कि वो अवाम में कितनी ज्यादा, उनकी रूट्स कितनी ज्यादा थी, अवामी जज्बों के साथ, अवामी उमंगों के साथ, और मुल्क के दिफा के साथ। अभी ये जो जंग हुई है हमारी कुछ दिनों की, और एक्चुअली कुछ घंटों की, उनमें लोगों को भुट्टो भी जिंदा नजर आया, उनमें लोगों को बेनजीर की एफर्ट्स भी नजर आई हैं, उसमें पीपल्स पार्टी भी नजर आई है, और उसमें वो जो दिफाए वतन का हमारा वादा है, वो जो दहशतगर्दी से अपने आप को बचाने का, आवाम को बचाने का वादा है, हम उस पर कायम है। बिल्कुल इसी तरह से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें तो बहुत ही क्लियर मंशूर रखती है कि पाकिस्तान से टेररिस्ट जो है या टेररिज्म है, इसको ख़त्म करने के लिए बड़ा कलीदी किरदार रहा है इनका। एक ही आवाज़ रही है कि पाकिस्तान को एम्पावर करना है। मोहतरमा बेनज़ीर की अगर कुर्बानियों के हवाले से बात करें तो यकीनन उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो तारीख़ में सुनहरी वर्ड्स में याद रखी जाएंगी। यहाँ पर ज़फ़र डोगर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बेनज़ीर साहिबा के अगर सियासी करियर के हवाले से बात करें, सियासी जदोजहद के बारे में बात करें, आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो चीज़ें मैं पहले बयान कर चुका हूँ उसमें कुछ इजाफा करें। पीपल्स पार्टी जमात थी प्रोग्रेसिव लोगों की, और जो लिबरल्स थे, इसमें तमाम माइनॉरिटीज़ भी इसी जमात को पसंद करती थी। बिल्कुल, ख़वातीन के हकूक़ हों, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ हों, लिबरल सोच को परवान चढ़ाना हो, प्रोग्रेसिविज़म को फ़रोग़ देना हो, तो ये सारा कुछ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बल्कि अलामत थी वो इसकी। बिल्कुल, उनकी स्ट्रगल, उनकी जद्दोजहद, ये उसमें बुनियादी एलिमेंट था कि पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ी एक जद्दोजहद की मिसाल थी। और जैसे इन्होंने कहा कि पहली मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म थी, वो इसके साथ साथ एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने उनकी शहादत पे लिखा कि वो मगरब में इतना अरसा रही हैं, लेकिन अपने करैक्टर के लिहाज से इतनी वो फ़िक्रमंद होती थी और इतनी वो टची थी कि बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े स्कैंडल्स मिलते हैं, लेकिन बेनज़ीर साहबा ने कभी अपने करैक्टर के हवाले से किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दिया। वो इतनी कंपोज्ड रहती थी और इतनी अपना ख्याल रखती थी अपनी साख का, अपनी वैल्यूज़ का। उन्हें पता था कि वो एक मुस्लिम मुल्क की, मुसलमानों के मुल्क की हुक्मरान रही हैं और वहीं पॉलिटिक्स करनी है, तो हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, अपनी वैल्यूज़ का बड़ा सोशल मॉरल वैल्यूज़ का ख्याल रखती थी। ऐसे ही नवाज शरीफ साहब बीबी की शहादत पे ऐसे नहीं रो दिए थे। ये भी आज की नस्ल को नहीं पता शायद। जब बीबी शहीद हुई तो बेशुमार लोग रोए थे, बहुत। वो ऐसा लम्हा था, इतनी वो पाकिस्तान की तारीख में इतना बुरा वक्त शायद ना आया हो कभी कि खुद नवाज शरीफ भी रो पड़े थे, हालांकि उनके मुखालिफ थे। उन्हें पता था कि पाकिस्तान के साथ क्या हो गया है, बिल्कुल, और कितना खौफनाक हुआ है और इसके क्या नताइज निकले। आज हमारे यहाँ लिबरल सोच, प्रोग्रेसिव सोच कहाँ रह गई? बिल्कुल, ये जो इंतहा पसंदी और ये बात बात पे गले काटने की तरफ भागते हैं, तो मारने मरने पर तुल जाते हैं लोग,
तो ये नहीं था। बिल्कुल। आज हमें लीड करने वाला कोई नहीं उस तरह से कि भाई वज़ादारी क्या होती है, लिबरलिज्म क्या है, पेशेंस क्या है, बुर्दबारी क्या है, इत्तेदाल पसंदी क्या है, और माइनॉरिटीज़ के हकूक़ क्या होते हैं, ख़वातीन को किस तरह से डील करना है, यूथ को कैसे आगे लेके चलना है, और किस तरह फिर जुर्रत के साथ पाकिस्तान के मफाद का जहाँ मामला आना है तो डट के खड़े हो जाना है। तो ये बीबी अपनी नौइयत की बहुत ही मुनफरद सियासतदान थी। हमें आज कमी नज़र आती है इतनी विजडम वाली प्राइम मिनिस्टर की, इतनी विजडम वाली पॉलिटिशियन की। वो बेसिकली पाकिस्तान के लेवल की नहीं, इंटरनेशनल सतह की पॉलिटिशियन थी, और ये हकीकत है। आज जब हमारे पाकिस्तान और भारत के साथ हम जोड़ते हैं, अभी शशि थरूर जो इंडिया का वो डेलीगेशन को लीड कर रहा है, तो बड़े दावे किए जा रहे हैं कि वो जी उन्होंने एक बड़े सीजनड पॉलिटिशियन को लीड एक वफद का सरबराह बना के सफारतकारी के लिए भेजा है। तो इधर क्या जी बिलावल साहब जाएंगे? तो मैं सोच में पड़ गया कि यार ये कितने बेवकूफ़ हैं, इनको पता ही नहीं कि बिलावल भुट्टो कौन है। बिल्कुल। बिलावल भुट्टो जरदारी से बेहतर पाकिस्तान के लिए सफारतकारी कर ही कोई नहीं सकता। वो पूरी लेगेसी है शहीदों की, और पूरी दास्तान है कि किस तरह हम तो खुद टेररिज्म का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान इतने अरसे से हो रहा है, 90,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं यहाँ के, और खुद बिलावल के नाना और उसकी वालदा शहीद हो चुकी हैं, इसी दहशतगर्दी का शिकार हो चुकी हैं, और यहाँ की इंतहा पसंदाना सोच का वो निशाना बन। तो इससे बेहतर कौन नुमाइंदगी कर सकता है पाकिस्तान की? वो जिस तरह से उसकी ग्रूमिंग हुई, जिस तरह से उसको उसने पॉलिटिक्स को अपनी ज़ात पे भुगता है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, तो उससे बेहतर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का कोई शख्स अहल इस टाइम पे नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान के लिए सफारतकारी करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, तो शशि थरूर को बहुत पीछे छोड़ देंगे। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी सियासी पार्टी है वो एक मंशूर पे चलती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से क्लियर मंशूर रहा है और आज भी है। बस ज़रूरत इस समझ की है कि जो हमारे आजकल की जो नौजवान नस्ल है, इन्हें ये बात पावर करवाना है कि पीपल्स पार्टी ने कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो रोल है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की हवाले से अगर बात करें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के हवाले से बात करें तो पहली खातून वज़ीर आज़म थी, और अगर वुमेन के हवाले से बात करें तो लीडरशिप के हवाले से उनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी थी। जिस तरह से पाकिस्तान को एक डायरेक्शन में लेकर गई हैं, तो यकीनन उनकी जो काबिलियत है, उनका जो वो हमारे लिए फ़ख्र है कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, और ये यकीनन पीपल्स पार्टी के लिए भी काफ़ी बाइस फ़ख्र बात है। यहाँ पर फराज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह हमने पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की कि एक अहम जमात रही है, एक मकबूल जमात रही है, पंजाब के हवाले से बात करें तो पीपल्स पार्टी पंजाब में एक जिसे कहते हैं गढ़ थी। हर कहीं हम देखते थे पीपल्स पार्टी के नारे लाजमी थे। लेकिन अगर अब मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात करें तो पीपल्स पार्टी की वो अहमियत या वो पॉपुलैरिटी नहीं है। इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, इस पर मैं ज़रूर आपका जवाब जानना चाहूँगी। लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है सियासत के हवाले से, और सियासत के हवाले से बात हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम ना लिया जाए तो ये गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद पाकिस्तान की तारीख में एक अहम किरदार अदा करती है। ब्रेक पे जाने से हम पहले बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी एक बुनियादी जमात रही है, एक तारीखी जमात रही है, सिंध में काफ़ी ज़्यादा मकबूल है, और अगर माजी के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के चारों सूबों में पीपल्स पार्टी हमें दिखाई देती थी। तो फराज साहब, मैंने ये बात देखी है, हमारे बड़े थे वो भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते थे, हर कहीं पीपल्स पार्टी के नारे दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो पंजाब में अब पीपल्स पार्टी उस तरह से नहीं नज़र आ रही। तो इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं कि पंजाब में आप उस तरह से वर्किंग नहीं कर रहे, या यहाँ की जो नौजवान नस्ल है ये बात बावर करवाने की ज़रूरत है इन लोगों को? अच्छा देखें, जो सबसे पहली बात है ना वो ये है कि जो नौजवान नस्ल है ना, उसके पास जो हिस्ट्री है वो 2008 से बाद की है, उससे पहले की उनके पास हिस्ट्री नहीं है। ख़ास तौर पे जो मुशर्रफ का दौर था उसके बारे में उनको नहीं पता, और उससे पहले जो 90s की सियासत थी उसका उनको नहीं पता। जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि बेनज़ीर भुट्टो को जिस वक्त गवर्नमेंट दी गई तो उसके साथ कुछ कंडीशंस भी दी गई, आप ये करेंगी, आप वो करेंगी, ये मिनिस्टर होगा। इसी तरह से वो एफर्ट पहले दिन से रही कि आप पीपल्स पार्टी को पंजाब में कट टू साइज करें। अभी आप देखें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंध में हमारी गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में भी हमारी गवर्नमेंट है, और बलूचिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं पिछले तमाम जो अदवार गुजरे हैं उससे बेहतर है। बिल्कुल।
यानी आपको वो जो मुख्तलिफ किस्म की जो खबरें मिलती थी ना, वो उनमें काफ़ी कमी आई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे जो है, यहाँ का जितना भी नौजवान है ना, उसकी जितनी भी सियासत है या जो पॉपुलैरिटी है, वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है। प्रैक्टिकली अगर आप बच्चों को इंटरव्यू करें, वो लोग जिनकी वोट देने की अहलियत भी है, आप उनसे पूछे तुमने वोट दिया था, वो कहेगा नहीं। ठीक है ना, ये वोट कहाँ से आए हैं? ये इस वक्त तो क्या हुआ कि एक इंतकामी फैक्टर जो है ना, उसने काम किया। जो इस वक्त लोगों में एक इंतकाम था कि शायद हमारी चॉइस को इन्होंने स्नब किया है, तो इस वजह से ये इस तरह के रिजल्ट आए हैं। अदरवाइज अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी की एक साइजेबल जो है ना यहाँ पे एग्जिस्टेंस है। दूसरी बात यह है कि हम इसे इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। जैसे अभी बात हो रही थी, शशि थरूर का जिक्र कर रहे थे, और बिलावल भुट्टो, हाँ, 22 में 2022 में 2022 में हमारा जो कश्मीर वाला मामला था ना, 2019 से दफन शुदा था। FATF लिस्ट के लिए वो कोशिश कर रहे थे बिलावल साहब। उस कोशिश के दौरान ना इन्होंने ये जो जयशंकर इनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसामा बिन लादेन के हवाले से कोई बात कर दी, तो उसके ऊपर जो बिलावल भुट्टो साहब का जवाब था ना, वो उसने इस सारे मामले को दोबारा उठाया है। कश्मीर फिर वहां से जिंदा हुआ। उसने कहा यार तुम ऐसे शख्स की बात कर रहे हो जो मेरी माँ का कातिल भी है, ठीक है ना, और तुम एक ऐसे वजीर आजम को रिप्रेजेंट कर रहे हो जिसको बूचर ऑफ गुजरात कहते हैं, ठीक है ना, जिसके ऊपर लिंचिंग के जो उसका मुखालिफ था एहसान जाफरी, उसकी लिंचिंग करवाई थी इस शख्स ने, ठीक है। इसके ऊपर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी। तो इस लिहाज से उसी फोर्स के साथ उन्होंने इसको क्योंकि दोबारा जिंदा किया है, तो मेरा ख्याल है कि जो बिलावल साहब की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी है ना, वो पहले से बेहतर है। ख़ास तौर पे अगर आप 2013 से 18 तक का सिनेरियो लें, दरमियान में तो पंजाब तकरीबन फौजशुदा था। जो 44 महीने थे ना, वो तो अल्लाह की सुपुर्दी थे। उसके तो रंग बिरंगी बातें आपने सुनी होगी, मैं वो नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन अब दोबारा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके लीडर्स, उसके लोग और हम लोग जो ग्राउंड के वर्कर हैं, हम लोग एफर्ट कर रहे हैं कि हम वापस अपनी पोजीशन पे आएँ। और इसमें ना मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। एक डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, और परफॉर्मेंस जो है, बिल्कुल अगर आप परफॉर्मेंस देखें, अगर आप सिर्फ किसी को जस्ट क्रेडिट देते जाएं कि वो मेरा भगवान है और उसने ऐसे कर दिया, तो पीपल्स पार्टी की गलतियां अगर मैं मान रहा हूं तो दूसरे लोगों को भी माननी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से गलतियों से इंसान सीखता है, फीडबैक आता है, तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे आ सकती है। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें तो पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी पंजाब में कम बैक के लिए काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद है। कोशिशें भी की जा रही हैं और इसमें जो है बैठक्स भी हो रही हैं, और ऐसे बेशुमार फैक्टर्स हैं जिन पर काम किया जा रहा है। और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे उसमें पीपल्स पार्टी एक बड़े मार्जिन के साथ कम बैक करेगी। यहाँ पर ज़फ़र डोगर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सोशल मीडिया के हवाले से बात करें, जिस तरह अभी फराज साहब कह रहे थे कि आज की जो नौजवान नस्ल है उसके पास पुरानी हिस्ट्री नहीं है, वो सिर्फ सोशल मीडिया देखती है, सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा प्रमोट किया जाता है उससे इन्फ्लुएंस हासिल करती है और किसी भी एक पार्टी को समझ लेती है कि ये पार्टी हमारा अहम जमात हो सकती है। इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि सोशल मीडिया का सियासत पे किरदार या सियासत पे इफ़ेक्ट क्या है? अच्छा सवाल है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम आज की नस्ल की बात करते हैं, एक तो ये कि हमने इनको पाकिस्तान अच्छी हालत में नहीं दिया। बेचारे मजलूम हैं, जुल्म हुआ इनके साथ जिसने भी किया, वो बहरहाल उसमें पीपल्स पार्टी की अमल नहीं थी, इतना मैं कह सकता हूँ। और मेरा कोई ताल्लुक नहीं पीपल्स पार्टी से। अब मैं जर्नलिस्ट, तो मैं तो कुछ तारीखी हकायक आपके सामने रखे थे, लेकिन बहुत सारों ने पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया उसके नतीजे में इस नस्ल को अच्छी हालत में नहीं मिला पाकिस्तान। ये इतनी डिप्रेस्ड यूथ है, इतनी परेशान हाल है और अपने मुस्तकबिल के हवाले से भी मायूस है। मैं समझता हूँ वो अब यूं है कि जैसे अपने मुस्तकबिल से मायूस होकर एक तफरीह के लिए सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो सोशल मीडिया का यूज़ जब तफरीह के लिए होगा, जब वो पढ़ाई में भी उतनी दिलचस्पी नहीं लेते, क्लासें नहीं होती यूनिवर्सिटियों में, वो सारा वहाँ बैठे भी सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है। तो फिर जब तफरीह के लिए चीज़ें ली जाएंगी तो फिर वो ताज़ा ही होता है सारा मामला, करंट चल रहा। तो उनकी
फिर बैकग्राउंड में जब जाएंगे वो डेप्थ में जाएंगे ही नहीं। एक डिस्पोजेबल सा दौर है, बस एंजॉय कर लो जो कुछ है, बस इसी में से खुशियां कशीद कर लो। तो वो रिसर्च की तरफ जाते नहीं, वो उनको लगता है कि ये शायद कोई फजूल काम है, हमें क्या फायदा, माजी में जाने का हमें क्या फायदा। भाई हिस्ट्री जो होती है वो आपको माजी की जो चीजें वाकयात होते हैं वो मुस्तकबिल के लिए राह मुतय्यन करने में मदद देती है। बिल्कुल। जब आप एक शख्स के बैकग्राउंड को नहीं जानते तो मुस्तकबिल के हवाले से आप उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। किसी जमात को, किसी लीडर्स को नहीं जानते तो मुस्तकबिल में उससे कुछ तवक्कुआत रखी नहीं जा सकती। तो माजी को जानना बहुत जरूरी होता है, हिस्ट्री यही काम करती। तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है इस वक्त आज के अहद का कि वो सारी क्लास जो सोशल मीडिया पे मौजूद है वो ताज़ा करंट अफेयर्स जो हैं उनकी हद तक तो हैं, बिल्कुल, लेकिन चीज़ों को उनकी तय तक जाके रिसर्च नहीं करते कि भाई किसका माजी क्या है, कौन कैसा रहा है। क्योंकि एक जमात के तो लीडर जो है वो प्रॉब्लम ये है कि वो है भी ताज़ा ताज़ा सियासत में आए थे, ये इस सदी के शुरू होने से 2-4 साल पहले, तो उनको ज़्यादा दिलचस्पी उसी हद तक है। बल्कि मैं तो सच कहूँगा कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट ने गोद नहीं लिया 2012 तक तो वो खुद अपने उस लीडर को भी नहीं मानते थे। तो कितनी सीटें दी थी उसको, बिल्कुल 1 सीट 1 आध शायद। तो जब उन्होंने गोद लिया उसको तो फिर आके उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई, इतनी भारी इन्वेस्टमेंट हुई कि वो फिर लोगों की जहन साजी की गई, उसके नतीजे में वो फिर वो उन्हीं के कलमे पढ़ने लग गए। तो ये जब आंख खुलेगी शऊर की, जब ये माजी के दरीचों में झांकेंगे तो फिर इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान के लिए किसने क्या किया। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप अपने मोहसिनों को बुला देंगे, अगर वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ किया और या अपनी जानें दे दी, अगर आप एहसान फरामोश बनते हुए आप उनको नेगलेक्ट करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, उनका तज़किरा नहीं करेंगे, तो फिर आइंदा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने की तरफ कोई नहीं आएगा। एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे क्या फ़ायदा कि अगर मैं आज कुछ लोगों की, किसी जमात की या उसके लीडर्स की तारीफ कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि हम बेनिफिशियरी रहे हैं, अवाम हैं, हमें फ़ायदा पहुँचा इन जमातों, इस जमात की पॉलिसियों से, और मुस्तकबिल में हम तवक्को करते हैं ये जमात या कोई भी जमात जो हमारे लिए काम करेगी, हम उसके साथ बिल्कुल इसी तरह से है। और पाकिस्तान हो, जर्नलिस्ट हो या कोई भी आम शहरी, सबकी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि हमने पाकिस्तान को मिलकर एम्पावर करना है, और जो जमात पाकिस्तान के लिए काम करेगी उसके साथ जो है आम शहरी भी खड़ा होगा, कोई भी सियासत से बिलोंग करने वाला पर्सन होगा वो साथ में होगा। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नौजवान नस्ल किसी भी कौम का सासा होती है, वो सियासी जमातों का हो, वो पाकिस्तान को एम्पावर करने का हो, वो फैसलाबाद का हो। अगर कहीं पर नौजवान नस्ल में शाऊर आ जाता है तो यकीनन पूरी कंट्री को एक डायरेक्शन मिल जाती है। एक जमात है या वो जमात वो इक़्तिदार में आएगी जिसकी कुर्बानियाँ भी हैं, जिसकी मोटिवेशन भी है, जिसकी डायरेक्शन भी है। ये तभी होगा जब हमारे जो वोटर्स हैं वो रिसर्च करेंगे, और एक रिसर्च के बाद किसी भी पार्टी का इंतखाब करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे कि सियासत में तरक्की की राहें जो हैं वो हमवार होंगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मसाइल हैं, उन पे हल भी होता हुआ दिखाई देगा। बस एक ही बात है कि थोड़ा सा रिसर्च करें और उसके बाद जो है अपनी जो सियासी जमात है उसे मुंतखब करें, क्योंकि ये हर किसी का राय है, अपनी राय का इजहार करना, तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर फराज साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात किया कि किस तरह से सोशल मीडिया का नेगेटिव इस्तेमाल किया जाता है सियासत, गलत सियासत को फ़रोग देने में। अब ऐसे में नौजवान नस्ल को इंगेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पीपल्स पार्टी ये चाह रही है वो पंजाब में दोबारा से कम बैक करे, तो पंजाब में नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा है, तो इनके साथ इंगेजमेंट के लिए पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? देखिए, जहाँ तक बात है ना नौजवान नस्ल को इंगेज करने का, तो नौजवान नस्ल को इंगेज करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उनको विजन जो है वो प्रोवाइड करें। आप उनको कंपैरिजन दें उन तमाम कंट्रीज़ का जिन्होंने ग्रो किया है और पिछले 50 इयर्स में ही ग्रो किया है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आप प्लेस करते हैं अपना जो ह्यूमन कैपिटल है ना, कि हमने इसको कहाँ प्लेस करना है। अगर हमने अपने ह्यूमन कैपिटल को डिबेट में प्लेस करना है तो इन्होंने डिबेट ही करनी है, सुबह से लेकर शाम तक करनी है। अच्छा, हमने इनको कोई असाइनमेंट दी है, लाइक हमने यूनिवर्सिटी में इनको एनरोल किया और हम वहाँ क्लासों में गैप दे रहे हैं, हम खुद बच्चों को डिसंगेज कर रहे हैं, ठीक है। तो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर जो है ना हुनरमंद नौजवान इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आईटी के हवाले से, एआई की ट्रेनिंग के हवाले से और पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग के हवाले से ऐसे प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को जॉब मिल सके। जिस वक्त आपको रोजगार मिलता है, आपको जॉब मिलती है, अब तमाम रोजगार ऐसे नहीं होते जिसमें आप सिर्फ नौकरी करते हैं। ऐसे रोजगार भी होते हैं जो आपको एक कॉन्ट्रैक्चुअल सिचुएशन में लेके जाते हैं और आप एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट होते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रीशियन है, वो अगर उसने काम किया है, जॉब की है कहीं पे, तो वो अपना कोई छोटा मोटा दुकान का सेटअप और फिर वो ठेकेदारी पे चला जाता है इन द लॉन्गर रन। सिमिलरली जो हमारे आईटी के ट्रेंड लोग हैं, जो हमारे दूसरे ट्रेड्स के ट्रेंड लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं कि वो अपनी रिसर्च को सेल कर सकते हैं। वो आईटी के दौर में वो गरीब नहीं रह सकते, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, सिर्फ फोकस करने की बात है। अगर आप अपना फोकस यही रखेंगे, वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये कहेगा, मैं उसको ये कहूँगा, अगर आप इसी जमा तफरीक में सारा दिन रहते हैं, आपकी तवज्जो अपने ट्रेड पे, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे, अपनी डेवलपमेंट पे नहीं है, तो कौम ने कहाँ जाना है? हमने बहस में पढ़ना है ना। तो ज्यादा मुनासिब बात यह है कि आप उस पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को अपने आगे रखें, और जो पॉलिटिकल आपकी एफिलिएशन है वो आप ये देखें कि आपको दे क्या रही है, कि आपको इंस्पायर कर रही है। जैसे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो टेररिज्म के अगेंस्ट आपको इंस्पायर कर रही है, वो आपको कलेक्टिविज्म के लिए इंस्पायर कर रही है, वो आपको गुड मॉरल वैल्यूज के लिए इंस्पायर कर रही है, वो आपको फाइनेंशियल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जो हैं सिंध के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं वो सब्सिडाइज नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हैं, लोगों को भी मिलता है, आवाम को भी मिलता है। तो हुकूमतें भी जो है वो चल रही हैं, गवर्नेंस भी ठीक है। तो ये इसी तरह से बेहतर होगा कि आप अपने एक तो अपने आप को भी एनविजन करें, और दूसरा जो विजनरी लीडर हैं उनसे सीखें। बिल्कुल बजाइए कि आप उनको स्नैप करें कि बिल्कुल दावत हो कमेंट्स ना दें। बिल्कुल सही बात आपने की है कि जो नौजवान नस्ल है इससे एक विजन के तहत काम करना चाहिए, और विजन तब क्लियर होगा जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, पाकिस्तान की अचीवमेंट में किन किन लोगों ने अहम किरदार अदा किया है उन्हें जानेंगे, उसके बाद आप किसी को भी मुंतखब करते हैं तो यकीनन ये आपकी बेहतरीन चॉइस होगी। यहाँ पर ज़फ़र डोगर साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह हमने बात की पीपल्स पार्टी की कि सिंध में भी नज़र आ रही है, बलूचिस्तान में भी नज़र आ रही है, पंजाब में नज़र आया करती थी, और पंजाब की सियासत के हवाले से बात करें पीपल्स पार्टी कम बैक करने के लिए रेडी है, लेकिन आप एक सहाफ़ी हैं, आपने पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ एदवार देखे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह से कम बैक कर सकते हैं, किन किन चैलेंजेस को इन्हें समझने की ज़रूरत है? जी, नौजवान नस्ल तक रसाई हासिल करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि उनके स्टीरियोटाइप नज़रियात इस वक्त बन चुके हैं जो बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए हैं, और अब वो भुगत भी रहे हैं क्योंकि वो एक जिन बन चुके हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ ये पिछले 2-3 साल से चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो गई। अक्ल और शऊर के ज़रिए लोगों की रहनुमाई करके लोगों को प्रोपेगेंडा की दुनिया में एक बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे के, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो जितना मर्जी आप डिस इन्फॉर्मेशन फैला लें, एक सच की तलाश में लोग रहते हैं। जब भी सच मिलता है तो वो जितना भी झूठा प्रोपेगेंडा होता है उसको छोड़ देते हैं, अगर सच सही अंदाज में खुल के सामने आ जाए कि ये सच है। तो हमारी, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी वालों की जिम्मेदारी है कि वो सच आवाम तक पहुँचाने की जिद्दोजहद करें, ठीक है, जो कि ऑलरेडी कर भी रहे हैं, उसको और एक्सपीडाइट करें, लोगों को हकायक का पता चले, पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों का पता चले, उनकी खिदमात का पता चले कि उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या कुछ किया है, अपनी गलतियों से सीखें। और ये जरदारी साहब की जो मफाहमत की पॉलिसी है इसने पाकिस्तान को तो बहुत फ़ायदा दिया है, बहुत सारे बहरानों से निकाला भी है, लेकिन खुद पीपल्स पार्टी कमज़ोर हुई। ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी, बहुत बड़ी कुर्बानी है कि अपनी पार्टी की उसके मफादात को दाव पे लगा के भी पाकिस्तान के लिए कुछ किया है। जब मोहतरमा शहीद हुई थी तो पाकिस्तान खप्पे का नारा उस वक्त की ज़रूरत थी। अगर उस वक्त जरदारी साहब कोई एक थोड़ा सा भी इशारा इधर उधर का कर देते तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो बिल्कुल ऐसे ही है। और क्योंकि जज्बात बड़े बरहम थे लोगों के, तो यही लीडरशिप का कारनामा होता है कि वो
जाती, ग्रोही और पार्टी के मुफादात से भी बालातर हो जाते हैं बिल्कुल जब वतन को ज़रूरत होती है स्टेबिलिटी की, इस्तेहकाम की। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ इनको ज़रूरत इस अमर की है कि अपनी कुर्बानियों, अपनी खिदमात का प्रोपेगेंडा करना हर जमात का हक ही नहीं, फ़र्ज होता है। बिल्कुल। तो बस ये कोशिश में लगे रहें, तो अल्टीमेटली लोगों तक जब सच पहुंचता है तो वो लाजमी मतवज्जह होते हैं। और फिर जो सतही किस्म के जो नारे होते हैं या जज्बाती किस्म की वक्ती नौयत की जो जमातें या चीज़ें आती हैं, उभरती हैं, वो वक्त के साथ उसी धारे में बहुत जल्द बह भी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक आप देखें कि कई ये बुखार सा चढ़ता है लोगों को, ये ऐसे ही है, एकदम फिर उतर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक चीज को एकदम बहुत बूस्ट मिलता है, फिर एकदम फिर नई चीज आती, फिर उधर लग जाती है। तो मुस्तकिल मजाज नहीं होते, कहा जाता है कि अवाम की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो उसका फायदा भी उठाना चाहिए कि लोगों को जब वो चीजें सही उन तक पहुंचेंगी तो लाजमी वो गलत चीज़ों को, फिर गलत प्रोपेगेंडा को छोड़कर आपकी तरफ माइल होंगे। यही वाहिद रास्ता है मुसलसल जद्दोजहद का, मुसलसल कोशिश का कि सच उन तक पहुंचाया जाता रहे। मुश्किल काम है क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन की भरमार इतनी है और प्रोपेगेंडा की भरमार इतनी है कि जब तक आप कोई चीज़ पहुंचाते हैं उन तक, कोई नया गलत प्रोपेगेंडा, गलत इंफॉर्मेशन उन तक इतनी ढटाई से पहुंचा दी जाती है। जैसे गोइबल्स हिटलर का वो प्रोपेगेंडा का मिनिस्टर था इंफॉर्मेशन का, उसका फलसफा था कि इतना झूठ बोलो कि लोगों को सच नजर आने लगे। बिल्कुल इसी तरह से है। तो वो तो हम नहीं कहेंगे कि वो होना चाहिए, उसका तोड़ करने की जरूरत है। बिल्कुल इसी तरह से अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, नौजवान नस्ल को इंगेज करना। मैं ये समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे काम कर लेती है तो पंजाब में एक बड़ा कमबैक कर सकती है। बहुत शुक्रिया फराज राशिद साहब, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया ज़फ़र डोगर साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कोई भी कौम हो, कोई भी शहरी हो, सबकी यही डिमांड है कि पाकिस्तान को एम्पावर किया जाए, और जहाँ पर पाकिस्तान को एम्पावर करने के हवाले से बात होती है तो वहाँ पर सबसे अहम किरदार होता है आपके वोट का। तो आप जब भी वोट दें, रिसर्च करें, तहकीकात करें, उसके बाद अपनी पार्टी को मुंतखब करें। इसी के साथ मैं अभी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।